हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। नाउ टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अमेंडमेंट्स इन डायरेक्ट टैक्सेशन। तो जैसा कि फाइनेंस एक्ट 2020 आपकी एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है, सो वैसे तो जो रेगुलर सेशन है उसके अंदर हमने काफ़ी सारा पार्ट अमेंडमेंट कवर कर लिया है, बट फिर भी अमेंडमेंट का स्पेसिफिक लेक्चर अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके अंदर आपको एक स्पेसिफिक एम्फोसिस पे करना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर वही वो लोग फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। सो यू कैन एक्सपेक्ट के 25 to 30 मार्क्स का वेटेज अमेंडमेंट के सेशन में से हो सकता है। ओके, सो जो CMA फाइनल जो जून 2021 में एग्ज़ाम थी पर उन्होंने पोस्टपोन किया, जुलाई के अंदर किया, तो उसके लिए ये अमेंडमेंट्स रेलेवेंट है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसा मान के चल सकते हो कि काफ़ी अमेंडमेंट्स उन्होंने किए हुए हैं और अमेंडमेंट्स के जो भी सेक्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, इस बार। ठीक है, सो उसमें भी ऐसा कोविड के रिलेटेड जो रिलीफ गवर्नमेंट ने दी इनकम टैक्स के अंदर या फिर अदर टैक्सेस लाइक GST, उसमें जो रिलीफ दी है वो कवर नहीं की गई है, क्योंकि वो उन्होंने क्लैरिफाई किया हुआ है कि कोविड के रिलेटेड जो रिलीफ्स दी है, एक्सटेंशंस उन्होंने दिए हैं, वो आपकी एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, आपकी एग्जामिनेशन के लिए फाइनेंस एक्ट 2020 रेलेवेंट है, और बाद में जब लॉकडाउन हुआ, फर्स्ट लॉकडाउन मार्च 20 के अंदर, और जब वो लॉकडाउन ओपन किया तब उन्होंने TDS में काफ़ी रिलैक्सेशन दिया, वो आपकी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग आपको पूछ सकते हैं। लेकिन कोई रिटर्न के अंदर एक्सटेंशन दिया है या TDS रिटर्न आपको लेट, या कोई सर्टिफिकेट आपको है जो लेट फाइल करना है, तो उसके रिलेटेड अमेंडमेंट्स आई डोंट थिंक सो कि वो लोग एग्ज़ाम में पूछेंगे। एज वेल एज उन्होंने क्लैरिफाई भी किया हुआ है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ने क्लैरिफाई किया हुआ है। ठीक है, इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ने। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो जैसा कि फाइनेंस एक्ट 2019 जो लास्ट ईयर का जो था, तो उसके अंदर आपको सब लोगों को पता है कि डोमेस्टिक कंपनी का जो टैक्स रेट था उसको 22% कर दिया गया। ठीक है, तो 22% टैक्स रेट कर दिया गया, और जो नया स्टार्टअप सेक्शन 115 BAB में होता है उसमें 15% का टैक्स रेट उन्होंने रखा हुआ है। तो वो फाइनेंस एक्ट 2019 का क्या था, अमेंडमेंट था। ठीक है, 115 BAA एंड BAB, जिसमें आपको कंसेशनल टैक्स रेट लगेगा 22% एंड 15%, सरचार्ज उस पर 10% था, और सेल्स 4%, तो एज यूजुअल जो होता है वो। हावेवर अगर आप 115 BAA या BAB में जाते हो तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस उसमें थे, अगर आप याद कर सको। वो फाइनेंस एक्ट 2020 का अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कवर नहीं किया है, बट मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ, क्योंकि उसके रिलेटेड एक अमेंडमेंट किसी और पर्सन के लिए किया हुआ है, कॉल्ड इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि आपकी जो आपको मैट का कैलकुलेशन नहीं करना है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, लाइक स्पेसिफाइड डिडक्शन 35 AD के होते हैं, या एडिशनल डेप्रिसिएशन हो गया, उन सब का आपको कोई डिडक्शन मिलेगा नहीं। ठीक है, तो जाके वो कंडीशनल टैक्स रेट जो 22% या 15% वाला था वो लगेगा। 15% वाला तो ऐसा न्यू स्टार्टअप्स थे उनके लिए ही था। ओके, सो आप उसको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि वो फाइनेंस एक्ट 2019 का ही अमेंडमेंट है। ओके, सो अभी इंडिविजुअल के टैक्स रेट्स में भी उन्होंने अमेंडमेंट किया है। हावेवर अमेंडमेंट कम ऑप्शनल एक दे दिया है अमेंडमेंट। मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल है उसके लिए एक ऑप्शनल स्कीम ला दी है। ठीक है, ऑप्शनल स्कीम मतलब क्या, कि अगर आप नॉर्मल स्कीम में जाना चाहते हो, मतलब विथ ऑल डिडक्शंस एंड एवरीथिंग, जो बेनिफिट आपको मिलते हैं, तो अगर आप उसमें जाना चाहते हो तो आपके लिए टैक्स रेट ये रहेगा। बट हम क्या करते हैं, ये सारे बेनिफिट्स आपसे वापस ले लेते हैं, जैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD, 10AA के अंदर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है उसमें जो प्रॉफिट हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी से होता है, तो वो जो सारे डिडक्शन आपको मिलते हैं वो हम आपसे वापस ले लेते हैं। तो अगर वो डिडक्शन नहीं क्लेम करोगे तो रेट कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बेनिफिट देती है तब रेट बढ़ा देती है, और बेनिफिट वापस लेती है तब रेट कम कर देती है। तो जिसके लिए वो ऑप्शनल जो ऑप्शन होगा, जो सूटेबल ऑप्शन होगा, वो सिलेक्ट करेगा। ठीक है, सो उसके रिलेटेड अमेंडमेंट हुआ है, एज वेल एज डिविडेंड इनकम में भी अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, उसके कैलकुलेशन में अमेंडमेंट हुआ है, तो हम उसको देखने वाले हैं। ठीक है, एज सच मैंने आपको बताया हुआ है कि असेसमेंट ऑफ कंपनी, असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट आपकी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बट इंडिविजुअल का ये जो सेक्शन 115 BAC आया, ऑप्शनल स्कीम फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स,
तो आई थिंक एग्ज़ाम में उसका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो सीरियल नंबर वाइज हैं वैसे हम नहीं जाएंगे, तो आपको सीरियल नंबर 18 पे आना है। ठीक है, टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड इनकम एंड इनकम ऑन यूनिट्स एंड टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड इनकम आपको दे रखा है। अभी फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो अभी सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो डिविडेंड इनकम था उसकी टैक्सेबिलिटी क्या थी। सो इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, इंडिविजुअल के लिए भी है एज वेल एज अदर असेसीज हैं उनके लिए भी है। ठीक है, सो आप ध्यान रखिएगा। सो अप टू, अगर हम बात करें अप टू 31 मार्च 2020, ठीक है, एक सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन 115O। ठीक है, एंड एक और सेक्शन था सेक्शन 115R। ठीक है, अब ये दो सेक्शन थे, सेक्शन 115O एंड सेक्शन 115R। तो इसके अंदर ये होता था कि जो भी कंपनी, मतलब जो भी कंपनी क्या करती है, डिविडेंड क्या करती है, जो कंपनी डिविडेंड क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है, कौन सी कंपनी है, तो डोमेस्टिक कंपनी है। ओके, डोमेस्टिक कंपनी है, वो डोमेस्टिक कंपनी क्या डिक्लेयर कर रही है, डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। तो उस डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद वो जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। किसको, तो कौन सी कंपनी को, डोमेस्टिक कंपनी को पे करना पड़ता है। ठीक है, उसके ऊपर 15% टैक्स था प्लस सरचार्ज लगता था। ठीक है, ओके, तो इफ़ेक्टिवली कुछ टैक्स 20% के आसपास बैठता था। ठीक है, तो उस केस में होता था क्या कि अभी ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है और ये जो सेक्शन 115R है, जिसके अंदर क्या होता था कि जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो वो जो लोग डिविडेंड क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था। ठीक है, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स उनके केस में भी था, पर उनको सेक्शन 115R के अंदर टैक्स पे करना पड़ता था। बट अगर किसी शेयर्स के रिलेटेड होगा तो 115O में करना पड़ता था। ठीक है, तो ऑलरेडी टैक्स क्या होता है, शेयर होल्डर के पास या म्यूचुअल फंड के जो यूनिट होल्डर है उसके पास जो भी डिविडेंड आता है वो उनके हाथ में एग्जेम्प्ट होता था। तो इसलिए वो जो भी इनकम होती थी वो एग्जेम्प्ट होती थी इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। तो वो इनकम शेयर होल्डर के हाथ में क्या हो जाती थी, एग्जेम्प्ट। ठीक है, अंडर विच सेक्शन, तो अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 34 के अंदर वो एग्जेम्प्ट होती थी। नाउ ये भी था तो ये भी एग्जेम्प्ट होता था, एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। तो वो यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता था अंडर विच सेक्शन, अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 35। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, इन द फाइनेंस एक्ट 2020, तो फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर अमेंडमेंट ये किया कि अभी हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हैं उसको हम एबॉलिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको हम एबॉलिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अभी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभी होगा क्या, अगर आप इसको एबॉलिश करोगे, तो अगर एबॉलिश करोगे तो इससे होगा क्या कि ये जो डिविडेंड सेक्शन 10 क्लॉज 34 में शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता था, तो अभी वो दोस्तों क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, तो जो भी डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलता है या यूनिट होल्डर को मिलता है वो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो इतना ही अमेंडमेंट है, नहीं अमेंडमेंट इतना नहीं है, अमेंडमेंट में बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि देखो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो एबॉलिश हुआ है, डिविडेंड पे टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं हुआ है। टैक्स तो अभी भी लग रहा है, पहले कंपनी पे करती थी, बट अभी टैक्स कौन पे करेगा, तो शेयर होल्डर टैक्स पे करेगा। ठीक है, तो अभी कौन टैक्स पे करेगा, तो शेयर होल्डर टैक्स पे करेगा। ओके, सो ये ध्यान रखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो पेज नंबर आपको आ जाना है
पेज नंबर 77 पे दे रखा है आपको, सॉरी 78 पे दे रखा है, चैप्टर नंबर 18, टैक्सेशन ऑफ अ डिविडेंड इनकम एंड इनकम ऑन यूनिट्स एंड टैक्सेशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड इनकम। तो मैंने आपको क्या बताया, उन्होंने क्या क्या एबोलिश किया है, सेक्शन 115O एंड सेक्शन 115R वो एबोलिश कर दिया है। तो जो एग्जम्पशन, जो भी एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 34 एंड अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 35, वो दोनों भी क्या हो चुके हैं, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन उसके जो है वो भी क्या हो चुके हैं, एबोलिश, क्योंकि अभी एग्जम्पशन मिलेगा नहीं, क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं पे किया। सो देखिएगा, ध्यान से पढ़ना, सेक्शन 8 जो है वो एक चार्ज आपको दे रखा है कि जो डिविडेंड इनकम होगा वो कब टैक्सेबल होगा, ठीक है। सो डिविडेंड इनकम, तो अभी डिविडेंड इनकम में उन्होंने सेक्शन 8 में दो टाइप के डिविडेंड, मतलब दो डिविडेंड का पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बताया है। पहला है जो रेगुलर डिविडेंड आपको मिलता है, जिसको हम बोल सकते हैं फाइनल डिविडेंड, ठीक है। एंड दूसरा हो सकता है कौन सा, तो इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। तो रेगुलर डिविडेंड की क्या टैक्स लायबिलिटी होगी, मतलब टैक्स कब लगेगा, कौन से ईयर में लगेगा, एंड रेगुलर जो होगा और इंटरिम होगा उनके पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा, वो सेक्शन 8 में समझाया हुआ है, ठीक है। सो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। फॉर द पर्पज ऑफ इंक्लूजन इन द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी, एनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड बाय इट within the meaning of section 2 clause 22 सब clause A सब clause B C D E, ये deemed dividend वाला section है, shall be deemed to be the income of the previous year, underline करना, in which it is so declared and distributed or paid as the case may be। तो जब भी हम बात करते हैं फाइनल डिविडेंड की, तो वो टैक्स कब लगेगा, तो जब वो डिविडेंड डिक्लेयर होता है, ठीक है। तो डिक्लेयर, डिस्ट्रीब्यूटेड और क्या लिखा हुआ है, पेड एज द केस में भी। तो हमें क्या ध्यान रखना है, तो जो डिविडेंड होगा वो डिक्लेयर कहाँ होता है, तो वो एजीएम में होगा। तो एजीएम में जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है तब वो उसको क्या हो जाएगा, टैक्स लग जाएगा। समझ में आ गया, तो ये ध्यान रखना। तो फाइनल डिविडेंड होगा तो ये इसकी बात चल रही, लेकिन इंटरिम डिविडेंड का क्या होगा, तो इंटरिम डिविडेंड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द अमाउंट ऑफ सच डिविडेंड अनकंडीशनली मेड अवेलेबल बाय द कंपनी टू द मेंबर हु इज एंटाइटल्ड टू इट। तो इंटरिम डिविडेंड में हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिक्लेयर्ड वाला पॉइंट नहीं, बट जब हम वो इंटरिम डिविडेंड क्या करते हैं, जब अनकंडीशनली किसको देते हैं, जो शेयर होल्डर होगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, उसको हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, दैट इज द डेट, उस दिन क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंटरिम डिविडेंड कब टैक्सेबल होगा। तो अगर सिंपल टर्म्स में समझना है तो इंटरिम डिविडेंड कब टैक्सेबल होगा, व्हेन इट इज रिसीव्ड, ओके। हाउएवर फाइनल डिविडेंड की अगर मैं बात करूँ, तो फाइनल डिविडेंड कब टैक्सेबल होगा, तो जब वो डिविडेंड क्या होगा, डिक्लेयर होगा। तो जब डिक्लेयर होगा तब हमें उसके ऊपर क्या करना है, टैक्स पे करना है, ओके। सो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कैसे, तो ध्यान दीजिएगा सब लोग। अभी फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 के बाद सेक्शन 115O क्या है, रेलेवेंट नहीं है, नॉट रेलेवेंट, ठीक है। लेकिन अभी हुआ क्या कि एक कंपनी है जिन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया 28 मार्च 2020 को, ठीक है। और वो जो डिविडेंड था, वो डिविडेंड शेयर होल्डर ने रिसीव कब किया, तो वो उसने रिसीव किया या तो डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने कब किया, ये डिक्लेयर किया है, ये डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। और रिसीव्ड मतलब शेयर होल्डर ने उसको कब रिसीव किया, या तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ, शेयर होल्डर को आपने डिस्ट्रीब्यूट कब किया, ठीक है। तो शेयर होल्डर को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया 28/5/2020। तो क्या अभी ये जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, क्या उस पर CDT या DDT आप जो भी बोलो, क्या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगेगा, तो आंसर इज यस, लगेगा, ठीक है। तो इस केस में सेक्शन 115O क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तब सेक्शन 115O एग्जिस्टेंस में था। तो इट इज़ इममटीरियल के वो जो डिविडेंड है वो किसको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है, मतलब कब डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सॉरी किसको नहीं, कब डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। डिक्लेयर कब हो गया, तो EGM में डिक्लेयर हो गया, ओके।
या तो कंपनी ने उसको डिक्लेयर कर दिया, तो डिक्लेयर करने के टाइम पे तो लॉ की पोजीशन ये थी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आपको क्या करना है, पे करना है। तो एनी डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2020 डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड एज द केस में बी, उस पे टैक्स नहीं लगेगा 115O के अंदर, ठीक है। तो इस केस में सेक्शन 10 क्लॉज 34 का एग्जम्पशन भी मिलेगा शेयर होल्डर को, एज वेल एज हम क्या करेंगे 115O के अंदर टैक्स भी क्या करेंगे, पे करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अमेंडमेंट को आपको किस तरह से अप्लाई करना है। तो वापस से रिपीट कर देता हूँ, अगर हम बात करते हैं डिविडेंड की, ठीक है, तो डिविडेंड जो फाइनल रेगुलर डिविडेंड होगा वो कब टैक्सेबल होगा, तो जब वो डिक्लेयर होता है, ओके। तो जब डिक्लेयर होता है तभी वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर हम बात करें इंटरिम डिविडेंड, तो इंटरिम डिविडेंड कब टैक्सेबल होगा, तो जब आप उसको अनकंडीशनली शेयर होल्डर को प्रोवाइड करोगे, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, क्लियर। नाउ अभी सेक्शन 56, नाउ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये जो भी डिविडेंड इनकम होती है, तो अभी डिविडेंड इनकम को तो टैक्सेबल कर दिया इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। तो डिविडेंड इनकम आपको जो होती है वो ऑलवेज, ध्यान से सुनना दोस्तों, ऑलवेज कहाँ टैक्सेबल होगी, टैक्सेबल से मेरा मतलब है वो ऑलवेज असेसेबल कौन से हेड के अंदर होगी, तो अंडर सेक्शन 56, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। मतलब even if the shares held as a क्या होता है, स्टॉक इन ट्रेड। ध्यान से सुनना, आपके पास जो शेयर्स है उसको आपने एज अ स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड किया हुआ है, तो इफ द शेयर्स हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड, इवन इफ अगर आपको क्या होता है डिविडेंड इनकम होता है, तो भी वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, तो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। तो डिविडेंड इनकम होगा वो अंडर सेक्शन 56 में ही टैक्सेबल होगा, इवन इफ द शेयर्स हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। बट सर द नेचर ऑफ इनकम, ये जो शेयर्स हैं ये नेचर कौन सा है, ये हमारा बिजनेस तो कौन सा है, कौन से नेचर का है, मतलब ये जो शेयर्स हैं वो तो हमारा बिजनेस नेचर ही हुआ ना, ठीक है। तो ये तो बिजनेस इनकम होना चाहिए, बट नेचर भले ही बिजनेस का होता, बट हम उसको असेसेबल कौन से सेक्शन में करेंगे, सेक्शन 56 के अंदर। तो सर क्या फ़र्क पड़ता है कि आप अंडर सेक्शन 28 करो या अंडर सेक्शन 56 करो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप अंडर सेक्शन 28 में करोगे ना तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिडक्शन, ठीक है। लेकिन अगर आप अंडर सेक्शन 56 में करोगे तो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, वो थोड़ी देर में आएगा, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिडक्शन। मतलब ये मान लो डिविडेंड इनकम हुआ, तो जिस कंपनी में ये पैसा आपने, जिस कंपनी में ये शेयर्स के लिए पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, वो इन्वेस्ट करने के लिए आपने अमाउंट को बोरो किया था, क्या किया था, बोरो किया था। उस बोरोड कैपिटल पे आप इंटरेस्ट आपका हो रहा है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी होगी, तो वो जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगी उसको हम आपको क्या दे देंगे, डिडक्शन में माइनस दे देंगे। बट उसमें दोस्तों एक रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने ये लगाया हुआ है कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसका डिडक्शन हम आपको 20% ऑफ सच इनकम से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ये रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगा रखा है, वो थोड़ी देर में आएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। 20% ऑफ सच इनकम मतलब उससे ज़्यादा नहीं होगा, समझ में आ गया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हम इसको IFOS की जगह PGBP में करने लगे तो फिर उस केस में क्या होगा, वो डिडक्शन जो होगा वो एक्चुअल बेसिस पे देना पड़ेगा। ओके, सो ये एक डिफरेंस है, सो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ तो इसमें लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो इसमें लिखा है डिविडेंड इनकम शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। डिविडेंड इंक्लूड्स डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज A, B, C, D, E, ठीक है, उसके अंदर टैक्सेबल होगा। प्रोविजो टू सेक्शन 57, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो डिविडेंड इनकम होगी उसमें डिडक्शन आपको रिस्ट्रिक्टेड मैनर में मिलेगा। तो इसमें लिखा है प्रोवाइडेड दैट नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फ्रॉम द डिविडेंड इनकम, मतलब नो डिडक्शन, कोई और डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट का मिलेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, मतलब म्यूचुअल फंड के लिए भी उन्होंने यही बताया, सेक्शन 10 क्लॉज 23D वाला। अदर देन द डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, मतलब सिर्फ आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस का डिडक्शन मिलेगा इन एनी प्रीवियस ईयर। सच डिडक्शन शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ डिविडेंड इनकम, 20% से ज़्यादा
नहीं हो सकता। तो अगर इसको मैंने बिजनेस इनकम में टैक्सेबल किया होता तो वो जितना इंटरेस्ट मैंने पे किया वो पूरा का पूरा डिडक्शन में मिल जाता ना, बट यहाँ पे तो 20% ही मिल रहा है। और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ सच यूनिट्स इंक्लूड इन टोटल इनकम ऑफ दैट ईयर विदाउट डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। सो ये एक एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना। इंटरेस्ट के अलावा और किसी चीज़ का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। हम इलस्ट्रेशन में देखेंगे थोड़ी देर बाद, बट इसका आपको ध्यान रखना है। अंडरस्टूड, क्लियर नाउ। उसके बाद नेक्स्ट, नाउ अभी ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने ये डिस्कस किया कि ये जो भी इनकम होगा, जो भी ये डिविडेंड इनकम होगा, वो डिविडेंड इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, तो वो होगा IFRS के हेड के अंदर, ठीक है। नाउ अभी क्या होता है, जो ये पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये शायद एग्जाम में आ सकता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ओके। मतलब क्या है कि पहले बिफोर FA 2020 एंड अभी जो FA 2020 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद क्या पोजीशन लॉ की होगी, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि जो भी डिविडेंड होता था वो एग्जेम्प्ट होता था इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। तो अगर डिविडेंड ही एग्जेम्प्ट है तो कोई भी डिडक्शन का स्कोप नहीं बनता, नो डिडक्शन, ठीक है, ऑफ इंटरेस्ट पेड, ओके, इंटरेस्ट पेड ऑन अमाउंट बोरोड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट बोरो करने के लिए जो आपने अमाउंट पे किया उसका कोई आपको डिडक्शन नहीं मिलता था, क्योंकि इनकम ही क्या रखी हुई है उन्होंने, एग्जेम्प्ट रखी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें FA 2020, तो ये जो आपको क्या दे रखा है, डिविडेंड इनकम दे रखा है, अभी ये टैक्सेबल हो जाते हैं, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। लेकिन इसमें आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, बट सिर्फ ओनली किसका मिलेगा, आपको इंटरेस्ट का मिलेगा, दैट इज टू 20% ऑफ टोटल डिविडेंड, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि मान लीजिए अभी डिविडेंड क्या हो चुका है, टैक्सेबल हो चुका है, ठीक है। तो अगर कंपनी के पास एक ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, कौन सा लॉस है, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, तो अगर उनके पास ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है तो वो डिविडेंड इनकम जो है उसके सामने आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। मतलब ये ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, इसको आप क्या करना चाहते हो, सेट ऑफ करना चाहते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि जो इनकम डिविडेंड इनकम थी वो पहले क्या हुआ करती थी, एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, तो आप लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी आफ्टर द अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2020, ठीक है, उसके बाद क्या चेंज हुआ है, तो अभी ध्यान से समझना, जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है दोस्तों, करंट ईयर का लॉस नहीं है, मैं कौन सा लॉस बोल रहा हूँ, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, करंट ईयर का लॉस नहीं है। तो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस आप सिर्फ और सिर्फ किसके सामने एडजस्ट कर सकते हो, ओनली एडजस्टेड अगेंस्ट, किसके सामने आप सेट ऑफ कर सकते हो, तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। किसके सामने कर सकते हो, बिजनेस इनकम के सामने ही कर सकते हो, और किसी के सामने नहीं कर सकते हो। लेकिन अभी अगर हम बात करें, ये डिविडेंड इनकम है, मान लो आपके पास डिविडेंड इनकम है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका ध्यान रखना, आपके पास डिविडेंड इनकम है 80 लाख रुपए, ठीक है। ये डिविडेंड आपको मिला है प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर, ठीक है। 80 लाख रुपीज़ का आपको डिविडेंड इनकम दिया हुआ है, और आपको ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस दिया हुआ है, ठीक है, जो रिलेट कर रहा है असेसमेंट ईयर 18-19 को, ओके। तो वो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है कितना, तो वो है 45 लाख रुपीज़। तो अभी ये 45 लाख रुपीज़ सिर्फ और सिर्फ आप बिजनेस इनकम के सामने ही सेट ऑफ कर सकते हो, जो बिजनेस इनकम आपको कौन से सेक्शन में हुई है, अंडर सेक्शन 28 के अंदर हुई है, ठीक है। लेकिन ये जो डिविडेंड इनकम है ये तो आपको कौन से सेक्शन में हुई है, अंडर सेक्शन 56 के अंदर हुई है। तो ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है ये डिविडेंड इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता।
ठीक है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस तो हम सिर्फ किसके सामने कर सकते हैं, तो वो तो हम सिर्फ बिजनेस इनकम के सामने ही कर सकते हैं। करंट ईयर का लॉस जो होता है अदर देन स्पेकुलेशन एंड द स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, वो हम किसी के सामने भी सेट ऑफ कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी इनकम, करंट ईयर का बोल रहा हूँ। बट ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस तो ऑलवेज किसके सामने सेट ऑफ होगा, तो ओनली अगेंस्ट बिजनेस इनकम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में ऐसा कहा हुआ है कि भले ही डिविडेंड इनकम जो है उसको आपने असेस कौन से सेक्शन में किया, असेस्ड आपने कौन से हेड में किया, अंडर हेड और अंडर सेक्शन कौन से सेक्शन में आपने उसको असेस किया, 56। बट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि ये डिविडेंड इनकम भले ही आपने अदर सोर्सेज में असेस किया, बट ये द नेचर ऑफ डिविडेंड है ना दोस्तों, ये नेचर ऑफ डिविडेंड तो है क्या, ये बिजनेस ही है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने अमेंडमेंट, मतलब उन्होंने डिसीजन में ये लिखा कि इवन इफ ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस होगा, ठीक है, तो वो डिविडेंड इनकम के सामने आपको एडजस्ट करने देना पड़ेगा, बट विथ द कंडीशन दैट कि ये जो शेयर्स हैं, ये शेयर्स हेल्ड एज अ क्या हो, स्टॉक इन ट्रेड हो। ये बहुत पुराना डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, जो उस टाइम पे दिया गया था, बट अभी वो रिवाइव हो चुका है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। तो शेयर्स हेल्ड एज अ क्या, स्टॉक इन ट्रेड होगा, और अगर आपको डिविडेंड इनकम हुआ होगा तो इवन इफ दैट पर्टिकुलर इनकम इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56, तो भी आप ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो अभी इस केस में ये डिविडेंड इनकम के सामने आप क्या कर सकते हो, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कैन बी एडजस्टेड, मतलब इसको आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। समझ में आ गया, तो ये ध्यान रखना। दूसरा एक कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है, कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनना। कंडीशन ये है कि जो भी शेयर्स हैं वो कैसे हेल्ड करने, तो शेयर्स हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड, अंडरस्टूड, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इसमें से शायद क्वेश्चन वो लोग आपको पूछ सके अगर कॉर्नरिंग करना चाहे तो, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो सेक्शन 80M, इसको हम बाद में करते हैं, ठीक है। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स को हम बाद में करते हैं, ओके। नाउ अभी ध्यान दीजिएगा, अभी जो डिस्कस दोस्तों हम करने जा रहे हैं उसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ऊपर जो किया उसमें से भी आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है, और मान लो क्वेश्चन नहीं आता है तो MCQ तो मुझे लगता है पूछना ही चाहिए। नाउ अभी आपको सबको टैक्स रेट्स, ठीक है, जो इंडिविजुअल के हैं वो तो आप सब लोगों को पता ही है, ठीक है। नॉर्मल में पूछ, नॉर्मल 115 BAC नहीं, वो 115 BAC इस सेशन में नहीं होगा, वो आगे के अपकमिंग सेशन में होगा जब हम इंडिविजुअल के टैक्स रेट्स को देखेंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल का टैक्स रेट आपको भी पता है, अप टू 2.5 जो टैक्स रेट है वो 0% है, 2.5 से लेकर 5 लाख तक कितना है, 5% है, देन 5 लाख से लेकर कहाँ तक, 10 लाख तक 20% है, एंड अबव 10 लाख आप करते हो तो कितना है, 30%, ठीक है। अभी ये तो बात किया हमने टैक्स रेट का। अगर हम बात करते हैं किसका, सरचार्ज का, तो सरचार्ज इंडिविजुअल पे कितना लगता है। सो अगर आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा हुआ, इनकम से मेरा मतलब है टोटल इनकम, तो आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा 10%। अगर आपकी इनकम 1 CR से ज़्यादा है बट अप टू 2 CR तक है, ठीक है, तो आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा 15%। बट अगर आपकी इनकम 2 CR से ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा 25, बट अप टू 5 करोड़। अगर आपकी इनकम अबव 5 करोड़ है तो आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा 37%। कुछ इस तरह से होता है। और सरचार्ज किस पे लगता है, तो ऑन टैक्स, तो ये जो टैक्स आया होगा उस पर। एंड जो सेज है वो तो एज यूजुअल 4% ही है, दैट इज टैक्स एंड सरचार्ज दोनों का मिला के कितना लगेगा, तो 4% लगेगा, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस किए इसके अंदर, ऐसे 2 चेंजेस तो फाइनेंस एक्ट 2019 के हैं, एक करंट ईयर में उन्होंने किया। उन्होंने अमेंडमेंट क्या किया, अमेंडमेंट ये किया है
कि जब भी आपके टोटल इनकम के ऊपर, जब भी आपके टोटल इनकम के अंदर ये 3 इनकम, पहला डिविडेंड इनकम, दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला, एंड थर्ड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला मतलब लिस्टेड शेयर्स। कौन से शेयर्स? लिस्टेड शेयर्स, पर शॉर्ट लॉन्ग टर्म नेचर के। और ये कौन से शेयर्स? लिस्टेड शेयर्स कौन से नेचर के? तो ये है कौन से नेचर के? तो शॉर्ट टर्म नेचर के। तो अगर ये तीनों इनकम आपके टोटल इनकम के अंदर होती है तो जो मैक्सिमम सरचार्ज का रेट होगा ना, ध्यान से सुनना दोस्तों, मैक्सिमम सरचार्ज का जो रेट होगा वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मैक्सिमम सरचार्ज का रेट है, इससे ज़्यादा आपका नहीं हो सकता। तो मान लीजिए कि इवन इफ़ यू आर इन द 37% के स्लैब में आते हो आप, मतलब सरचार्ज का जो आपका टोटल इनकम है मान लीजिए 10 करोड़, बट आउट ऑफ दैट 10 करोड़ जो 3 करोड़ रुपीज़ है ये आपकी ये 3 इनकम है। ठीक है, डिविडेंड इनकम या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला या 111A वाला, मतलब आपने जो शेयर्स है वो स्टॉक मार्केट से बेचे हैं, तो इन दैट केस मैक्सिमम सरचार्ज का रेट जो होगा वो 15% होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो इसके पीछे का लॉजिक यही है कि ये जो भी इनकम होती है शेयर से, ठीक है, तो अगर आप उसके ऊपर 37% सरचार्ज लगा दोगे तो कोई भी जो शेयर होल्डर होगा ना वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के बारे में नहीं सोचेगा। मान लो मुझे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है किसी शेयर्स में, तो मैं उस शेयर्स के अंदर जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है उसको मैं बुक करूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। एक तो बेसिक टैक्स भी पे करना पड़ेगा, एज वेल एज क्या पे करना पड़ेगा, सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि एक काम करते हैं, ये जो सारी इनकम जो शेयर मार्केट से होती है, लाइक डिविडेंड इनकम हो गया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो गया, तो उसके ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज का रेट कितना कर देते हैं हम? 15%, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर 10% आ रहा है तो 10%, अदरवाइज हम कितना कंसिडर करेंगे? तो अदरवाइज हम कितना कंसिडर करेंगे? तो 15%। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। क्लियर? तो अभी मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। सो surcharge on total income। ठीक है, तो आपको क्या देखना है? तो टोटल इनकम माइनस क्या करना है? डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम, STCG 111A ये भी माइनस करना है, LTCG 112A। ठीक है, ये तीनों इनकम माइनस करने के बाद अगर आपका इनकम, ध्यान से सुनना, अगर आपका इनकम क्या होता है, किस रेंज में आता है, तो अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा बट 2 करोड़ से कम आता है तो सरचार्ज का रेट कितना रहेगा? 15। बट अगर आपका इनकम 2 CR से ज़्यादा आता है पर 5 CR से कम आता है तो 25%। एंड अगर आपका इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा आता है तो फिर यहाँ पे कितना लगेगा? 37%। तो सर आपने 50 लाख से 1 करोड़ का क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उस पर तो ऑलरेडी 10% है। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये टोटल इनकम के अंदर ये तीनों इनकम माइनस करने के बाद अगर इस पर्टिकुलर स्लैब में आता है तो ये वाला सरचार्ज लगेगा। और यहाँ पे तो हम कितना लगाएंगे? तो यहाँ पे हम मैक्सिमम कितना लगाएंगे? मैक्सिमम 15% और सरचार्ज रेट विच एवर इज क्या? तो विच एवर इज लेस। ठीक है, क्योंकि 10% भी तो हो सकता है ना, तो अगर 10% होगा तो हम 10% वाला लगाएंगे। ठीक है, अगर 25 लग रहा होगा तो हमें कितना लगाना है? 15 लगाना है। और बाकी की इनकम, ध्यान से सुनना, बाकी की इनकम अदर देन डिविडेंड इनकम, STCG और LTCG को हटाने के बाद अगर वो इनकम इस रेंज में फॉल होती है तो फिर 15%, 25 एंड कितना लगेगा? 37%। सो देखते हैं एक एग्जाम्पल से, सो ज़्यादा आइडिया आएगा आपको। सो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा हुआ है? तो ये जो LTCG 112A वाला और STCG 111A वाला लिस्टेड शेयर्स का, ये तो ऑलरेडी उन्होंने बता रखा है कि हम 15% सरचार्ज मैक्सिमम लेंगे इन केस ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसमें लिखा है सरचार्ज ऑन डिविडेंड शैल बी कैप्ड इन सम वे एज इट इज कैप्ड ऑन द कैपिटल गेन
अंडर सेक्शन 111A एंड 112A, ठीक है, तो उस पर कितना लगेगा, तो 15%। तो एक इलस्ट्रेशन आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। सो डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, एज उनका कितना है 42 ईयर्स, फॉर द AY 21-22 इन द फॉलोइंग केसेस। केस 1, 2, 3, 4 आपको दिया हुआ है, डिविडेंड इनकम आपको दिया हुआ है 30 lakhs, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 10 lakhs, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 14 lakhs, अदर इनकम आपको दे रखा है 1 करोड़ 26 lakhs। सो टोटल इनकम कितना हो गया 1 करोड़ 80 lakhs। तो ऐसे देखने जाए तो सरचार्ज कितना लगेगा, 15% लगेगा, ठीक है, और 15% ही लगाना है। 15% से ज़्यादा लगेगा तब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो, 15% से ज़्यादा लगता है तब हमें 15% करना है। यहाँ पे ऑलरेडी 15% ही लग रहा है, तो एज सच ये एकदम नॉर्मल केस हो गया, इसमें हमें वो रिस्ट्रिक्शन वगैरह देखना नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये जो डिविडेंड इनकम है ये तो नॉर्मल रेट से ही टैक्सेबल होगा इंडिविजुअल के हाथ में। सो ये 10 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा और ये 14 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। ओके, 1 करोड़ 26 एंड प्लस 30 lakhs, इसके ऊपर क्या लगेगा दोस्तों, स्लैब लगेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा ये 10 लाख के ऊपर 15% लगेगा, ठीक है, ओके, तो ये 1.5 लाख यहाँ पे है, आप नीचे देख सकते हो। टैक्स ऑन कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A एट द रेट ऑफ 15%, तो 1,50,000 आपको दिया हुआ है। फिर देखो टैक्स ऑन कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A कितना दिया हुआ है आपको, 10%, ठीक है। तो आपको पता है कि 112A में 1 लाख तक टैक्स नहीं लगता, तो ये 14 में से मैं 1 लाख माइनस कर दूंगा तो 13 लाख पे 10% लगेगा, तो कितना हो गया ये 1,30,000, ठीक है। और बाकी बचा ये अदर इनकम प्लस डिविडेंड इनकम, उसके ऊपर स्लैब लगेगा, तो 1 करोड़ 56 लाख पे स्लैब लगाना है। ओके, तो ये यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। ओके, तो देखो 1 करोड़ 46 लाख, 10 लाख तक तो 1,12,500 फिक्स है, तो 1 करोड़ 46 लाख पे आप 30% करोगे तो जो भी अमाउंट मिला है उसमें 1,12,500 ऐड कर देना, ठीक है। तो ये हो गया 47,72,500। सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स, तो ये दिया हुआ है आपको 15% ही डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसके अंदर, क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी 15% ही करने वाले थे और यहाँ पे 15% ही दिया हुआ है। ओके, ठीक है, सो ध्यान रखना। तो ये इतना खास हम ऐसा बोल सकते हैं क्वेश्चन नहीं था, जो है वो सिचुएशन 2, 3, 4 में है। क्लियर, आपको हमेशा इनकम को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, सिखाया गया है, ठीक है। तो इनकम भी राउंड ऑफ करना है, और जो भी दूसरा आपको इनकम टैक्स जो आता है उसको भी क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। इसको 288A में राउंड ऑफ करना है, इसको 288B में राउंड ऑफ करना है, ठीक है ना। अभी ध्यान से देखिएगा, अभी देखो केस नंबर 2, उसमें उसका इनकम कितना है, डिविडेंड इनकम 40, ये 20, ये 15, ये 2 करोड़ 25 lakhs। ओके, टोटल इनकम आपको दे रखा है 3 करोड़, तो सरचार्ज यहाँ पे आना चाहिए 25%, ठीक है। बट अभी होगा क्या कि इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में 25% सरचार्ज सारे जो भी इनकम टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द डिविडेंड इनकम, देन 112A 111A, सब पे 25 नहीं लगेगा, कुछ पार्ट है उस पर 15 लगेगा, और बाकी के पार्ट पे हम कितना लगाएंगे 25%, ठीक है। और वो भी हमें वो टोटल इनकम के अंदर से, मैंने आपको क्या बताया, ये वाला जो फिगर है ये माइनस करना पड़ेगा, ये 3 डिविडेंड इनकम, STCG, LTCG, अगर वो माइनस करने के बाद अगर 2 करोड़ से ज़्यादा हुआ तो 25, अदरवाइज अगर वो इसमें फॉल हो जाता है, पहले वाले में 1 से 2 करोड़ में फॉल होता है तो 15 लगेगा, ठीक है। सो देखिएगा इसके अंदर ध्यान से करना है, देखने में इजी लग रहा होगा, बट जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो पता चलेगा कि क्या है इसके अंदर। अभी देखो ध्यान से, ये डिविडेंड इनकम जो है, तो आपकी स्लैब वाली कितनी इनकम है, केस नंबर 2 में कर रहा हूँ, तो केस नंबर 2 आपकी स्लैब वाली कौन सी इनकम है, तो 2 करोड़ 25 lakhs प्लस 40 lakhs, ठीक है। ये डिविडेंड इनकम हो गया, तो टोटल आपका 2 करोड़ 65 lakhs जो है वो आपकी इनकम हो गई स्लैब वाली, तो इस पर तो क्या लगेगा, स्लैब लगेगा। दूसरा स्पेशल रेट वाली कौन सी इनकम है, स्पेशल रेट वाली कौन सी इनकम है, तो एक आपको दे रखा है 111A, ठीक है। तो 111A के अंदर दे रखा है 20 लाख,
तो 111A में 15% करना है आपको, तो ये हो गया 3 लाख। और 112A के अंदर आपको दे रखा है 15 लाख, बट 15 लाख की जगह आपको कितना लेना है 14 लैक्स। तो उसका हम कितना करेंगे 10%, तो 1 लाख कितना हो गया 40,000। तो ये 3 लाख, ये 1,40,000। अभी इस पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्लैब। ठीक है, तो स्लैब में अप टू 10 लैक्स तक तो 1,12,500 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी का बैलेंस बचा कितना, तो बाकी का बैलेंस बचा 2,55 लैक्स। तो 2,55 लैक्स का मुझे 30% करना है। ठीक है, सो वो अप्रॉक्सीमेट होगा 76,50,000 के आसपास होगा। ठीक है, सो ये टोटल हो गया 62,500। तो ये 77,62,500 ये वाला और ये वाला, इन सब पे अगर ये हमने मैक्सिमम कैप नहीं लगाया होता तो हमारा सरचार्ज लग जाता 25। बट उन्होंने क्या कहा कि ये 111A वाला, 112A वाला और ये डिविडेंड इनकम वाला, ठीक है, तो इसके ऊपर जो सरचार्ज का रेट है वो हम लगाएंगे 15%। ओके, बट अभी आप कहाँ फंसोगे, अभी आप फंसोगे डिविडेंड इनकम वाले में। तो डिविडेंड इनकम पे कितना लगाए, उसके ऊपर हमारा कितना टैक्स आया वो तो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो तो हमने स्लैब भी दे दिया ना, डिविडेंड इनकम में तो हमने स्लैब भी दे दिया। ठीक है, तो ये जो 77,62,500 आया, इसमें से कितना पोर्शन डिविडेंड इनकम को जा रहा है वो आप कैसे पता करोगे, तो वो तो आपको समझ ही नहीं आएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि काम करो, अगर ऐसा सिचुएशन होता है ना, ये वाला सिचुएशन, तो ये 77,62,500 में से डिविडेंड इनकम पे कितना टैक्स लगा वो आपको पता नहीं है, लेकिन ये डिविडेंड इनकम पे सरचार्ज लगेगा 15 और इस पे लगेगा 25%। तो इसको सर हम कैसे कैलकुलेट करें, ये तो देखो ये 3 लाख है, इस पे तो 15% लगेगा, और ये 4,40,000 मतलब 4,40,000 टोटल होगा, तो ये 4,40,000, उसका कितना परसेंट करेंगे हम 15%, तो ये 66,000 तो इसके लिए हो गया, इन दोनों के लिए, ये 111A और 112A के लिए। ठीक है दोस्तों, अब ये डिविडेंड वाले का कैसे निकालूं, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि एक काम करो एवरेज आउट कर दो। तो हम एवरेज आउट कैसे करेंगे, तो आपने कितना टैक्स पे किया 77,62,000 कितना 500, कितनी इनकम पे किया, तो 2,65,00,000 पे किया, तो डिवाइडेड बाय आप क्या कर दो, तो 2,65,00,000 कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर दो। ओके, तो यहाँ पे आपको एक टैक्स रेट मिलेगा। ठीक है, वो टैक्स रेट्स को आपको डिविडेंड इनकम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो भी टैक्स रेट आपको मिला उसको डिविडेंड इनकम के साथ मल्टीप्लाई करना है, और उसका आपको क्या करना है, वो जो अमाउंट मिलेगी वो आपको टैक्स मिलेगा। तो सबको करना है 77,62,500, ऐसे नीचे सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, 77,62,500 डिवाइडेड बाय 2,65,00,000, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100, सो 29.29 टैक्स आया। ओके, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है डिविडेंड इनकम के साथ। तो यहाँ दे रखा है आपको, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे सेम टू सेम वे में दे रखा है। ओके, सो इसको 40 लाख से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, जो भी डिविडेंड टैक्स आया, देखिएगा यहाँ पे। ओके, सो ये देखिए डिविडेंड इनकम आपको दे रखा है, सो डिविडेंड इनकम आपको दे रखा है 40 लाख। ठीक है, उसमें टोटल कितना है, तो 2,65,00,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये कितना आएगा, 2,65,00,000 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 77,62,500 हुआ। ओके, तो ये रेशियो किसका होगा, तो ये रेशियो होगा इसका। ठीक है, डिविडेंड वाले का। इसके ऊपर सरचार्ज उन्होंने कितना लगा दिया, तो उन्होंने सरचार्ज लगा दिया 15%। ओके, तो ये 15% क्या लगेगा, ये वाला पार्ट हम क्या करेंगे, टैक्स करेंगे। ओके, तो आपका सरचार्ज इन केस ऑफ डिविडेंड इनकम कितना होगा, तो 1,75,755 ये आपका सरचार्ज का रेट होगा डिविडेंड इनकम के ऊपर।
ठीक है। अदरवाइज जो हमने डिस्कस किया ये वाला जो है उसको भी आप कर सकते हो। तो ये 29.29 आया। अभी क्या करना है आपको, तो ये जो डिविडेंड इनकम आया आपका, ठीक है, तो ये डिविडेंड इनकम कितना आया, तो वो था 40 लैक्स। 40 लैक्स का हमें कितना करना है, 29.29%, जो भी एक्यूरेट आता है वो आप ले सकते हो। तो ये डिविडेंड के ऊपर टैक्स आया, उसके ऊपर आपको 15% सरचार्ज करना है। ओके, तो वो 15% सरचार्ज वो आपको कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये देखिए एक बार वापस से, ये 2,65 लाख के ऊपर टैक्स कितना है, 77,62,500। ओके, उसमें हमने सिर्फ डिविडेंड वाले के ऊपर सरचार्ज कैलकुलेट किया। ओके, और इसके ऊपर बाकी है, तो इसके ऊपर आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट उसके ऊपर कितना लगेगा, तो उसके ऊपर लगेगा 25%। बट 25% किसके ऊपर, 77,62,500 पे नहीं, ये 77,62,500 जो था ये तो उसके अंदर डिविडेंड भी था ना। बट अदर इनकम के लिए आपको क्या करना है, तो ये जो हमने यहाँ पे 77,62,500 किया, तो ये सेम टू सेम टैक्स रेट आपको अदर इनकम के लिए कंसीडर करना है। तो अदर इनकम आपकी कितनी है, 2,25,000। उसके बाद उसके ऊपर 25% क्या लगाना है, सरचार्ज लगाना है। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। सो देखो सॉल्यूशन में देखो दे रखा है टोटल इनकम, ये वाला देखिएगा, ये वाला केस नंबर 2,25 है टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द डिविडेंड इनकम, और यहाँ पे 3 करोड़ हो गया। एप्लीकेबल सरचार्ज रेट 25% सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 15% ऑन डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 111A एंड 112A। इनकम अंडर सेक्शन ये दे रखा है आपको, सरचार्ज ऑन टैक्स दे रखा है 45,000 आएगा। ठीक है, एंड इनकम अंडर सेक्शन 112A तो उस पर 15% आएगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है डिविडेंड इनकम में, क्योंकि वो आपको पता नहीं है कि उसमें कितना, ये 77,62,500 निकाला, उसमें आपको पता नहीं है कि कितना जो टैक्स है वो डिविडेंड का है, इसलिए हमने एवरेज आउट किया। तो एवरेज आउट यहाँ पे डिफरेंट वे में किया है, यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हो परसेंटेज निकाल के। तो ये आया कितना, तो ये आया 1,75,755। ये किस पे आया, ये टैक्स नहीं है दोस्तों, ये सरचार्ज है, ध्यान रखना। ये क्या आया, सरचार्ज का वैल्यू। और बाकी का जो बैलेंस इनकम होगा, बाकी का क्या होगा, जो बैलेंस इनकम होगा वो बैलेंस इनकम के ऊपर हम क्या करेंगे, सरचार्ज लगाएंगे। कितना परसेंटेज, 25। तो बैलेंस इनकम आपका कितना हो गया, तो देखिएगा सब लोग, ये तो बात किया हमने सिर्फ डिविडेंड का, बैलेंस इनकम। तो बैलेंस इनकम के लिए 2,25 लाख मल्टीप्लाई बाय अगेन 29.29% मल्टीप्लाई बाय 25। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ सरचार्ज। तो ये इनकम था, इसके ऊपर ये टैक्स लगा दिया और इसके ऊपर हमने ये सरचार्ज लगा दिया। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है 16,47,700। तो ये आपका सरचार्ज का वैल्यू आ गया। ठीक है, सिर्फ सरचार्ज का वैल्यू आया है। ठीक है, टैक्स का नहीं, टैक्स का तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 77,62,500 प्लस 3 लाख प्लस 1,40,000 प्लस ये सरचार्ज का वैल्यू ऐड होगा प्लस 4% सेल्स होगा। ठीक है, सो देखने में इजी लगता है, पर जब करने बैठते हैं तब पता चलता है कि हाँ ये यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, सो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इसमें देखिएगा केस नंबर 3 देखो, टैक्स ऑन कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A आपको दे रखा है 15%। टैक्सेबल कैपिटल गेन अंडर 112A वो आपको दे रखा है 70 और ये दे रखा है 825। सॉरी मैंने आंसर देख लिया। केस नंबर 3 95 लाख है एंड ये 111A में 55 लैक्स है एंड 112A में 8 लैक्स है। तो डिविडेंड इनकम है 95, 55 एंड 8 लाख एंड अदर इनकम आपको दे रखी है कितना, 70 लैक्स। ओके, सो ये कितना हो गया, 2,28 लाख। तो सरचार्ज का रेट आना कितना चाहिए, 25%। लेकिन आपको क्या बताया, ये वाला फॉर्मूला, अगर टोटल इनकम में से डिविडेंड इनकम LTCG 112A माइनस करने के बाद, यहाँ पे मैं इसको चेंज करके अप टू 2 करोड़ लिख देता हूँ। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे तो अप टू 2 करोड़ तक वैल्यू आई ना। तो आप देखो ये जो टोटल इनकम है, ये टोटल इनकम उनका है कितना, ध्यान से देखना, टोटल इनकम है कितना उनका, 2,28 करोड़।
अभी 2,28 में से दोस्तों क्या माइनस करना है आपको, ये माला माइनस करना है। 95 लैक्स, 55 लैक्स, देन 8 लैक्स, ये तीनों माइनस करोगे तो जो अदर इनकम है वो तो 70 लैक्स ही है। तो उस केस में सरचार्ज का रेट जो है वो 15% ही लगेगा सब पे, क्योंकि देखो LTCG 112A, 111A, STCG डिविडेंड इनकम, इस पे तो ऑलरेडी 15% लग रहा है, तो उस पर तो हम 15% ही लगाएंगे, बट बाकी की जो बैलेंस इनकम होगी उस पर हम क्या लगाएंगे, तो उसके ऊपर तो ऑलरेडी 15% लग रहा था, ठीक है, पहले भी। तो ये ध्यान रखना, ओके। तो सर बोले आप 70 लाख के ऊपर 10% लगा दो ना, ऐसा नहीं होगा, उसमें फिर 15% ही लगेगा, ठीक है। फिर आप ऐसा नहीं कि 50 लाख से 1 करोड़ तो सर 10% लगता है, नहीं, वो फिर उस केस में फ्लैट 15% ही लगेगा सब पे, ओके। सो ये आपको याद रखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इसमें आपको एवरेज आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एप्लीकेबल सरचार्ज रेट आप देख सकते हो 15% है, तो इसमें हम कोई एवरेज आउट नहीं करेंगे। तो आप देखो ये कॉलम दोनों आपको खाली मिलेंगे, और ये भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनीवेज 15% ही लग रहा है। जहाँ पे क्या होता है कि 37% लग रहा है, तो उसमें मुझे वो डिविडेंड कंपोनेंट अलग से एवरेज आउट करना पड़ेगा, ठीक है, और उसका सरचार्ज मुझे अलग से गिनना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। केस नंबर 4 देखो दोस्तों, डिविडेंड इनकम 49 है, कैपिटल गेन इनकम कितना है, 3 लाख है, देन 112A वाला कितना है, 8 करोड़ है, अदर इनकम है कितना, 6 करोड़ 59 लाख, तो टोटल इनकम हो गया 15,11,000। सो ऐसा बोल सकता हूँ कि 37% लगेगा, बट इन तीनों पे कितना लगेगा, ये तीनों है डिविडेंड इनकम, तो इन तीनों पे तो कितना लगेगा, तो इस पे लगेगा मैक्सिमम 15%, ठीक है। सो ये जो 3 लैक्स है ये 8 करोड़ है, ठीक है, तो उसके ऊपर तो 15% लगेगा। उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया। अगर गवर्नमेंट उस पर इतना हाई टैक्स लगाएगी तो नॉर्मली शेयर मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम होगा शेयर्स का परचेज और सेल का, वो मे भी कम हो सकता है, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो फिर उस केस में जो सेंसिटिविटी है, जो उसको हम इंडेक्स बोलते हैं, वो डाउन होगा, तो उससे मार्केट के ऊपर उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ने मैक्सिमम सरचार्ज का रेट उन्होंने कितना कर दिया, बोले 15% रखो, उससे ज़्यादा मत रखो, ठीक है। तो 49, 3 एंड ये 8, इस पे कितना लगेगा, 8 करोड़ पे, तो 15% सरचार्ज लगेगा। इसमें भी आपको एवरेज आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो ये 6 करोड़ 59 प्लस 49, इस पे स्लैब लगेगा, इस पे तो 15 लगेगा 111A के अंदर, एंड 8 करोड़ पे कितना लगेगा, 10%, ठीक है। सो देखो सॉल्यूशन, ये रहा 45,000, 79 लाख 90 कैसे आया, 8 करोड़ में से वो माइनस कर दिया हमने अमाउंट, ठीक है, तो ये आ गया 7 करोड़ 99 लैक्स आया होगा, उसका 10% 79 लाख 90,000, और बाकी के ऊपर हमने स्लैब लगाया। बट प्रॉब्लम क्या है, ये जो इनकम है उसमें हमें डिविडेंड इनकम जो होगी उसका जो टैक्स होगा उस पर 15% ही सरचार्ज लगाना है, बाकी के ऊपर कितना लगेगा, 37। तो ये 2 करोड़ 10 लाख 52,500 है, डिवाइडेड बाय मुझे क्या करना है, 6 करोड़ 59 लाख प्लस 49 लाख, उन दोनों का टोटल करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया ना ये 72 करोड़ 65, तो उन दोनों का टोटल करना है। उन दोनों का टोटल करने के बाद उसको डिवाइड कर देना है 2,10,52,500, ठीक है। तो 2,10,52,500 डिवाइडेड बाय जो भी उनका टोटल आया, तो वो आपको एवरेज रेट मिल जाएगा। फिर वो एवरेज रेट को आपको 49 लाख रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो वो आपको डिविडेंड के ऊपर का टैक्स मिल जाएगा, वो डिविडेंड के ऊपर का टैक्स मिलेगा, उसके बाद आपको उसके ऊपर 15% सरचार्ज करना है, ठीक है। सो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो 37% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम। तो आपको क्या करना है, ये जो 7 करोड़ 19 लैक्स आया टोटल, तो वो 2 करोड़ 10 लाख ये रहा, 2 करोड़ 10 लाख 52,500 डिवाइडेड बाय 7 करोड़ 19 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो आपको कौन सा रेट मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा एवरेज रेट। कौन सा रेट मिलेगा, एवरेज रेट। वो एवरेज रेट को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है विद द विच इनकम, विद द डिविडेंड इनकम, ये रहा 49 लाख, तो उससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। आई थिंक सो
ये यहाँ पे जो वैल्यू आपको दे रखी है ये रॉन्ग वैल्यू है। 7 करोड़ 90 लैक्स जो है यहाँ पे, ये टोटल तो 7 करोड़ 8 लाख रुपीज़ हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे एक एरर हुई है, यहाँ पे टोटल जो है वो 15 करोड़ 11 लैक्स है। ओके, तो इन दोनों का टोटल मैंने चेक किया तो 49 प्लस 659 तो वो 7 करोड़ 8 लैक्स होगा। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 7 करोड़ 8 लैक्स होगा, उसके बाद आपको एवरेज करना है। ओके, सो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आप इसको इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक और अमेंडमेंट, सेक्शन 80M। ओके, सो अभी तक हमने कौन से अमेंडमेंट किए? तो सेक्शन 8 के अंदर जो भी अमेंडमेंट हुआ है कि जो डिविडेंड है वो जब फाइनल डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो जब वो डिक्लेयर होगा तब टैक्सेबल होगा, बट अगर हम इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो जब वो रिसीव्ड होगा तब टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नाउ सेक्शन 80M, तो ये डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन इन केस ऑफ द इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। किसके अंदर? इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। सो लॉजिक क्या है इसके पीछे का उसको मैं समझा देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन। इजी सेक्शन, ये कुछ ज़्यादा है नहीं। तो मान लीजिए कि एक कंपनी है, ठीक है, कॉल्ड होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी है कॉल्ड एक्स लिमिटेड। उसके पास अपने सब्सिडरी कंपनी के क्या है? शेयर्स। ओके, अभी सब्सिडरी कंपनी ने इसको क्या किया? डिविडेंड डिक्लेयर किया। ओके, तो डिविडेंड डिक्लेयर किया तो होल्डिंग कंपनी को 32 करोड़ रुपीज़ का क्या मिला? डिविडेंड मिला। किससे मिला? अपनी सब्सिडरी कंपनी से। तो होल्डिंग कंपनी ने ये ही डिविडेंड आगे अपने शेयर होल्डर को क्या कर दिया? पास ऑन कर दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा? एक डबल टैक्सेशन का इसमें स्कोप हो है। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अगर मान लीजिए कि होल्डिंग कंपनी को हम बोलेंगे कि आप टैक्स पे करो, बाद में यही होल्डिंग कंपनी आगे डिक्लेयर करेगी इसी अमाउंट के डिविडेंड को, तो हम शेयर होल्डर से भी टैक्स मांगेंगे, तो उनको भी बोलेंगे कि टैक्स पे करोगे। तो इससे क्या होगा? डबल टैक्सेशन होगा, ठीक है। कंपनी भी पे करेगी और ये शेयर होल्डर भी पे करेगा। तो गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बना दिया कि काम कर दो, जो कंपनी के पास डिविडेंड आता है अपने जो भी सब्सिडरी कंपनी से, और अगर वो डिविडेंड वो आगे पास ऑन कर देते हैं विद द कंडीशन, तो इन दैट केस हम सेक्शन 80M के अंदर हम उनको डिडक्शन दे देंगे, ठीक है। पुराना वाला लॉ भी कुछ इसी तरह से था। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में भी सब्सिडरी कंपनी से जो डिविडेंड आता था उसको माइनस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट होती थी उसी पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना होता था। तो उसका एक कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट उन्होंने 80M के अंदर कर दिया कि अगर आप अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पास कर देते हो, जो डिविडेंड आपको सब्सिडरी कंपनी से मिला हुआ है, तो उसको हम सेक्शन 80M के अंदर हम आपको क्या दे देंगे? डिडक्शन दे देंगे। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। वेयर द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी in any previous year includes any income by way of a dividend from any other domestic company or a foreign company, और क्या लिखा हुआ है? बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। There shall, in accordance with the subject to the provision of this section, be allowed in computing the total income of such domestic company a deduction of an amount equal to so much of the amount of income by way of dividend received from such other domestic company or foreign company or business trust as does not exceed the amount of dividend distributed by it on or before due date, ठीक है। तो आपने अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा और जितना डिविडेंड आपको मिला होगा जो आपके इनकम में इंक्लूड होगा, तो जो डिस्ट्रीब्यूट आपने किया होगा वो हम आपकी इनकम में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है वेयर एनी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डोमेस्टिक कंपनी हैज बीन अलाउड अंडर सबसेक्शन 1 in any previous year, no deduction shall be allowed in respect of such amount in any other previous year। मतलब एक बार आपको डिडक्शन दे दिया तो सेकेंड टाइम हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। बट ये जो डिविडेंड होगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो डिविडेंड है वो आपको एक महीने पहले आपको क्या करना है? उसको
डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन ड्यू डेट मीन्स द डेट 1 मंथ प्रायर टू द डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139। तो आपका जो ITR का डेट होगा ना, उसके एक महीने पहले पहले आपको क्या करना है, डिविडेंड डिक्लेयर कर देना है। 31 मार्च से पहले नहीं। तो जो आपका ITR का डेट है 30 सितंबर होगा, ठीक है, या 30 नवंबर होगा, उसके एक महीने पहले पहले आपको डिविडेंड डिक्लेयर कर देना है। तो जो भी डिविडेंड आपको अपने डोमेस्टिक कंपनी से मिला है, तो यहाँ पे कहीं सब्सिडरी कंपनी नहीं लिखा है, वो तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया था। तो आप ऐसा मत समझना कि सर ये सब्सिडरी कंपनी की बात करें, ठीक है। जो भी डोमेस्टिक कंपनी, इवन फॉरेन कंपनी से भी जो डिविडेंड मिला होगा, ठीक है, तो डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी से जो भी आपको डिविडेंड मिला होगा, तो वो अगर आप आगे पास ऑन कर देते हो अपने शेयर होल्डर को, तो हम उसके अंदर डिडक्शन दे देंगे। बट इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड, किसमें से, म्यूचुअल फंड में से अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो, और अगर वो आप आगे पास ऑन कर देते हो तो सर क्या सेक्शन 80M का डिडक्शन मिलेगा? द आंसर इज नो, नहीं मिलेगा। क्यों? यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी एंड बिजनेस ट्रस्ट, इन तीनों का ही मिलेगा, उसके अलावा और किसी का नहीं मिलेगा। ओके, सो ये ध्यान रखना। नाउ अभी आगे बढ़ते हैं, काफ़ी लंबा है, ठीक है ना, और आप इसको 110% लिख के चलो कि एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन बनेगा, या तो MCQ पूछेंगे या फिर कुछ भी पूछेंगे, पूछना चाहिए, ठीक है ना। नाउ अभी देखिएगा सब लोग यहाँ पे, TDS ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ डिविडेंड, ठीक है। सो सेक्शन 194 एंड सेक्शन 194K, एक और सेक्शन बता देता हूँ, सेक्शन 115A, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप डिविडेंड क्या करते हो, जब भी आप क्या करते हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो टू किसको, टू रेसिडेंट, तो उस केस में आपको TDS क्या करना है, डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। 194K किसके रिलेटेड है? तो जो भी म्यूचुअल फंड, ध्यान से सुनना, तो जो भी म्यूचुअल फंड, ओके, तो म्यूचुअल फंड जब भी क्या करते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, डिविडेंड टू यूनिट होल्डर, तब उनको भी क्या करना है, TDS डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 10%। हावेवर कोविड की वजह से, तो इस केस में कोविड की रिलीफ मिलेगी। तो अगर डिविडेंड 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में दिया जाता है, तो उस केस में जो इफ़ेक्टिव रेट होगा, वो इफ़ेक्टिव रेट होगा TDS का, वो होगा दोस्तों 7.5%, ठीक है। ये इफ़ेक्टिव रेट है 7.5%, सेम टू सेम म्यूचुअल फंड में भी होगा। हावेवर सेक्शन 115A में ऐसा लिखा हुआ है कि जब भी आप डिविडेंड किसको देते हो, जब भी आप डिविडेंड पेएबल टू नॉन रेसिडेंट, तो अगर आप नॉन रेसिडेंट को डिविडेंड क्या करते हो, पे करते हो, तो अंडर सेक्शन 115A के अंदर कितना टैक्स लगता है डिविडेंड के अंदर? तो 20% टैक्स लगता है। कितना? 20% टैक्स लगता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि एक काम करो, सेक्शन 115A में 20% टैक्स लगता है, तो सेक्शन 195 जिसमें हम पेमेंट करते हैं नॉन रेसिडेंट को, तो उसमें आप TDS भी कितना डिडक्ट करो, तो TDS का रेट भी कितना है, तो टैक्स रेट भी कितना है, तो टैक्स रेट भी 20% है, पर वो टैक्स रेट आपको दे रखा है 115A के अंदर, TDS का रेट भी आपको कहाँ दे रखा है, 195 के अंदर। ओके, सो ये ध्यान रखना है। हावेवर नॉन रेसिडेंट के केस में कोई रिलीफ नहीं दिया है, वो 75% ऑफ TDS, मतलब क्या है कि TDS के अंदर जितने भी रेट आपने पढ़े होंगे पहले, उसका आपको 75% TDS डिडक्ट करना है। तो मान लो 10% है तो उसका 7.5% डिडक्ट करना है। इन बिटवीन ये वाली डेट होती है, तो 14 मई 2020 के बाद, मतलब जब लॉकडाउन ओपन हुआ तब क्या बोल रहे हैं, टिल 31 मार्च तक, ठीक है।
बट नॉन रेसिडेंट में ऐसा कोई रिलीफ दिया गया नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। क्लियर? सो देखिए इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 115A, तो इसमें लिखा है टैक्स ऑन डिविडेंड इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट एंड फॉरेन कंपनी। तो डिविडेंड कितना टैक्स लगता है? शैल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%। ओके, ये पहले डिस्कस किया हुआ इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर। ओके, सेक्शन 194, तो क्या बताया आपको? टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू, क्या लिखा हुआ है? रेसिडेंट। तो इसमें लिखा है द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ एन इंडियन कंपनी और कंपनी विच हैज मेड द प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट फॉर द डिक्लेरेशन इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स भी आएंगे, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर भी था ही, ठीक है। विद इन इंडिया शैल बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिविडेंड बिफोर मेकिंग एनी डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट टू अ शेयर होल्डर हु इज अ रेसिडेंट इन इंडिया of any dividend within the meaning of section 222A, B, C, D, E deduct from the amount of such dividend income tax at the rate of 10%. However, कोविड की वजह से मैंने क्या बताया 14 मई से TDS का रेट 7.5% होगा। जो भी सेक्शन है उसके अंदर 75% आपको रेट लेना है। 75% TDS का रेट नहीं है, जो TDS का रेट है उसका 75%, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। ओके, सो ये ध्यान रखना। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। प्रोवाइडेड दैट नो डिडक्शन शैल बी मेड इन केस ऑफ अ शेयर होल्डर बीइंग एन इंडिविजुअल, तो अगर इंडिविजुअल होगा तो उसमें TDS नहीं डिडक्ट करना है अगर द डिविडेंड इज पेड बाय द कंपनी बाय एनी मोड अदर देन कैश एंड द अमाउंट ऑफ सच डिविडेंड डज नॉट एक्सीड 5,000। तो 5,000 रुपये से कम है डिविडेंड तो आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है, तो ये ध्यान रखना। Provided that the provision of this section shall not apply to such income credited or paid the Life Insurance Corporation, General Insurance Corporation or any other insurer in respect of any shares owned by it or in which it has a full beneficial interest। तो अगर LIC ने इन्वेस्टमेंट किया है, GIC ने किया है, तो उन लोगों को अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो, ठीक है, तो उनको TDS डिडक्ट नहीं करना है, उनके अंदर TDS डिडक्ट नहीं करना है। मैंने आपको क्या बताया, नॉन रेसिडेंट होगा तो TDS आपको 20% डिडक्ट करना है। नो रिलीफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, नो रिलीफ इन TDS रेट ड्यू टू कोविड, ठीक है, COVID-19। कॉलर ट्यून सुन सुन के थक गए हम लोग। ओके, सो ये ध्यान रखना। ये बाद में ये जो मैं लिख रहा हूँ उसकी फ़ाइल में जब ये हमारा अमेंडमेंट का सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं दे दूँगा आपको, तो अगर आपको साथ साथ में कॉपी करना है तो आप उसको कर सकते हो। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको एनालिसिस दिया हुआ है ऑफ टैक्सेशन ऑफ अ डिविडेंड इनकम। तो टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर एट, क्या लिखा हुआ है, एट विच रेट? नॉर्मल रेट, ठीक है। तो नॉर्मल रेट मतलब जो भी स्लैब एप्लीकेबल होगा इंडिविजुअल को 30% लग रहा है या फिर जो भी टैक्स रेट लग रहा है वो हम लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखा है प्रायर टू द अमेंडमेंट्स मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020 डिविडेंड इनकम वाज चार्जेबल टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स commonly known as a corporate dividend tax at a flat rate of 15% plus applicable surcharge. Accordingly, the dividend income was exempt in the hands of the recipient shareholders. Okay. However, Finance Act 2020 has shifted the incidence of charge of a tax on dividend income in the hands of recipient shareholder, thereby making the provision of DDT and CDT okay अभी है ही नहीं क्योंकि वो exempt था, अभी taxable हो चुका है, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है ही नहीं। Therefore, with effect from the AY 21-22, dividend income shall be chargeable to tax in the hands of the recipient shareholder at a normal tax rates। ठीक है, अभी इसमें कुछ मैं आपको एडिशन बताना चाहूँगा, ठीक है। Now, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, डिविडेंड टैक्स रेट्स। तो डिविडेंड के क्या टैक्स रेट्स रहेंगे, तो ये ध्यान रखना है। अगर आपको डिविडेंड कहाँ से मिलता है, तो अगर आपको डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी से मिलता है, ठीक है, तो नॉर्मल टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। नॉर्मल टैक्स रेट से मेरा मतलब है अगर इंडिविजुअल हुआ तो स्लैब एप्लीकेबल होगा, ठीक है।
अगर कंपनी हुआ मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ हुआ तो स्लैब, कंपनी हुआ तो जो भी नॉर्मल रेट 30%, 22%, 15%, जो भी रेट वो लोग ले रहे हैं, ठीक है। फर्म होगा तो कितना लगेगा, तो 30% लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें अगर आपको डिविडेंड कहाँ से मिलता है, तो अगर डिविडेंड आपको फॉरेन कंपनी से मिलता है, तो अगर वो फॉरेन कंपनी स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी होती है, ये अमेंडमेंट नहीं है बट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि आगे क्लैरिटी रहे, कौन सी कंपनी है, स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी है। तो स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी मतलब किस ऐसी कंपनी जिसके अंदर आपका 26% या फिर उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, ठीक है। तो इन दैट केस एक सेक्शन और है कॉल्ड सेक्शन 115 BBD, ठीक है। तो उसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अदर कंपनी, अदर फॉरेन कंपनी मतलब नॉन स्पेसिफाइड आ गया, तो उसके ऊपर कितना लगेगा, तो उसके ऊपर तो जो नॉर्मल रेट होगा वही हम क्या करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल रेट ही एप्लीकेबल होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनना दोस्तों, इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है बट मैं ऐसे ही बताना चाहता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। सेक्शन 115 BBD के अंदर ये जो 15% का टैक्स रेट आपको दिया हुआ है, ये वन काइंड ऑफ कंसेशनल टैक्स रेट है। तो जब भी कंसेशनल टैक्स रेट होता है ना दोस्तों, तो गवर्नमेंट जो भी बेनिफिट आपको दिए होते हैं ना, बेनिफिट लाइक जो आपको डिडक्शन मिलने वाला है, वो डिडक्शन क्या कर देते हैं, वो लोग विड्रॉ कर देते हैं। मतलब हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, इसका ये मतलब निकलता है। तो इसके अंदर आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, नो डिडक्शन, ठीक है। तो ये फ्लैट 15% लगेगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि जो डोमेस्टिक कंपनी से जो भी आपको डिविडेंड मिलता है, उसके अंदर आपको इंटरेस्ट इनकम का क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस का, ठीक है। वो भी 20% ऑफ टोटल डिविडेंड जो आपको मिला है, मतलब सच इनकम, ओके। तो ये तो क्या होगा, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन दिया हुआ नीचे कि आपको डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी मिला है, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी मिला है, तो अगर डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी मिला होगा और अगर स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी होगी, तो उसमें वो 20% वाली लिमिट नहीं लगेगी, क्योंकि उसमें तो डिडक्शन मिलता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट बोले अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो एक काम करो, नॉर्मल रेट पे शिफ्ट हो जाओ। एक तरफ आपको रेट भी कम कर दें और डिडक्शन भी कम कर दें, तो फिर मतलब डिडक्शन भी दे दे तो फिर हमारा रेवेन्यू डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर बेनिफिट चाहिए तो रेट बढ़ाएंगे, बेनिफिट नहीं चाहिए तो रेट कम कर देंगे, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। However, deduction in respect of dividend income available only in case of कौन सा एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो जो भी आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ है उसी का हम डिडक्शन आपको दे सकते हैं। सो उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन है, उसको करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 84 पे आपको दे रखा है। तो देखिए उसके अंदर एक्स लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द AY 21-22। मैन्युफैक्चरिंग इनकम है उनका 500 lakhs, डिविडेंड इनकम रिसीव्ड फ्रॉम, तो पर्टिकुलर्स डिविडेंड रिसीव्ड, कलेक्शन चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन फंड्स एंड अदर एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, ओके। तो ये जो कलेक्शन चार्जेस है इसका नहीं मिलेगा एंड अदर एक्सपेंस है इसका नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड का मिलेगा, बट वो भी टोटल करने के बाद। ए लिमिटेड है, ठीक है, फिर म्यूचुअल फंड से मिला है आपको, बी इनकॉर्पोरेशन फॉरेन कंपनी, बट ये देखो कितना परसेंटेज है, 26% से कम है, तो ये नॉर्मल केस हो गया, ये भी नॉर्मल केस हो गया, ये भी नॉर्मल हो गया, बट ये हो गया सेक्शन, ध्यान से सुनना, ये हो गया सेक्शन 115 BBD वाला, ठीक है। तो ऐसे तो टोटल डिविडेंड जो है ना, ऐसे टोटल डिविडेंड जो है, ये ऐसे टोटल डिविडेंड उसको कितना मिला है, तो वो मिला है 100 + 20 + 30 150 एंड 50, तो टोटल डिविडेंड उसको मिला है 200 lakhs, ओके। अभी आउट ऑफ दिस 200 lakhs उसमें से आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन
57 सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस का, और किसी का नहीं मिलेगा। बट वो भी कैसे मिलेगा, इंटरेस्ट कितना है 30, 7, 20 एंड 15। सो आप सबका टोटल आप करोगे, इसका तो मिलेगा ही नहीं, सॉरी 30, 7 एंड 20, मतलब टोटल हो गया 57। तो आपका एक्चुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, तो एक्चुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस है आपका 57, बट जो इनकम पे डिडक्शन मिल सकता है वो कितनी है, तो वो 100, 20 एंड 30। तो 150 का हम 20% आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो 150 का 20% कितना होगा, 30 लैक्स का डिडक्शन हम आपको दे सकते हैं। तो आपने 57 किया है, बट डिडक्शन आपको 57 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 30 लैक्स ही मिलेगा। तो डिविडेंड टैक्सेबल कितना होगा, तो डिविडेंड टैक्सेबल होगा 170 लैक्स, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। उनकी मैन्युफैक्चरिंग इनकम कितनी है, 500 दे रखी है। उसके बाद देखो नीचे, देखो क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड डिक्लेयर्ड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹150 lakhs ऑन 12 August 2021। इट डिस्ट्रीब्यूटेड द सेम ऑन 30 September 2021। मतलब उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ, क्या लिखा हुआ है, एक्स लिमिटेड। तो अभी 170 में से भी उसने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले जब हमने ATM किया, उसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको एक महीने पहले, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एक्सप्रेशन ड्यू डेट मीन्स द डेट 1 month प्रायर टू द डेट ऑफ फर्निशिंग द इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टोटल इनकम ऑफ डोमेस्टिक कंपनी डिडक्शन इक्वल टू सो मच ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सच अदर डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी एंड बिजनेस ट्रस्ट एज डज नॉट एक्सीड द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, तो ये जो डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया है कितना, तो वो डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया है 170, कहाँ गया, हाँ 170 डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो इस केस में मतलब 170 तो रिसीव हुआ है, उन्होंने 150 डिक्लेयर किया है, तो 150 लाख यहाँ से मैं माइनस कर दूंगा, तो 20 लाख रुपीज़ डिविडेंड टैक्सेबल होगा, ओके। सो उसकी मैन्युफैक्चरिंग इनकम कितनी है, 500 लैक्स। 500 लैक्स प्लस आपको कितना करना है, दैट 20, मतलब डिडक्शन माइनस करने के बाद, तो 500 प्लस 170 माइनस 150 ATM का डिडक्शन, तो आपकी जो टोटल इनकम होगी वो बचेगी 520। समझ में आ गया, क्लियर। तो ये ध्यान रखना। तो सर ये जो 20 लाख रुपीज़ है ये मैं किसका लूँ, तो थोड़ा दिमाग दबाना, ये 20 लाख रुपीज़ हम 115 BBD के अंदर ही लेंगे। क्यों, क्योंकि 115 BBD के अंदर तो 15% टैक्स लगेगा ना। अगर मैं नॉर्मल रेट में जाऊंगा तो 22 भी लग सकता है, 30% भी लग सकता है। इसलिए आपको कैसे पता चला कि सर ये 20 लाख रुपीज़ होगा, ये 115 BBD का ही होगा, तो ये तो इसका भी तो हो सकता है ना। पर मैंने आपको क्या बताया, इट इज़ ऑप्शनल टू यू, आप उसी के सामने क्लेम करोगे ना जहाँ पे टैक्स रेट क्या है, कम, ठीक है। और फॉरेन कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है उसमें ATM का डिडक्शन भी तो मिलता है, हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, ओके। सो ये ध्यान रखना। सो आप आंसर देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। ये 170 कैसे आया ये मैंने आपको समझा दिया। फिर ये 520, फिर ये देखो 500 लैक्स पे 22 लिया, अज्यूमिंग कि वो 115 BAA का बेनिफिट ले रहे हैं, और ये बाकी का जो 20 था वो BBD में से क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं BBD में से नहीं लेता और अदर डिविडेंड को लेता तो उस पर भी 22 लग जाता ना, तो वो मेरे हिसाब से गलत होता। इसलिए हमने ये जो बाकी का ये 20 बचा ना, 520 में से 500 की इनकम नॉर्मल है और 20 रुपीज़ जो है वो मैंने BBD में से ले लिया। क्यों लिया, अगर 520 पूरा नॉर्मल लेता तो इस पे पूरे पे 22 लगता ना, बट ये मैंने BBD में इसलिए क्लेम किया ताकि मुझे 15% का क्या मिल जाए, बेनिफिट। तो 7% का तो हमारा क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा, ओके। तो ध्यान रखना। फिर आपको दिया हुआ है दोस्तों सरचार्ज, तो 115 BAA के अंदर सरचार्ज का जो रेट होता है वो फिक्स 10% रहता है, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। ये रहा, ये नीचे नोट में भी लिखा हुआ है, इट वुड बी बेनिफिशियल, ओके। ये आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वैसे हमने डिस्कस कर लिया है उसको, लेकिन एक बार देख लेते हैं वापस से।
जैसे हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसका आपको मैक्सिमम 20% डिडक्शन मिलेगा। डिविडेंड कब टैक्सेबल होता है, तो फाइनल डिविडेंड जब डिक्लेयर होगा तब, इंटरिम डिविडेंड जब रिसीव होगा तब। फिर मैंने वो ट्रांजिशन फेज में बताया कि मान लो कि कोई डिविडेंड है वो 31 मार्च 2020 से पहले डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। तो अगर वो डिक्लेयर हो चुका होगा तो इन दैट केस क्या होगा, तो वो पुराने वाले प्रोविज़न में एप्लीकेबल होगा, मतलब वो 115O वाले में आएगा, 1034 में नहीं आएगा। मतलब 1034 में एग्जेम्प्ट होगा और 115O के अंदर जो हमें क्या करना है, टैक्स पे करना है, वो हमें पे करना पड़ेगा, और शेयर होल्डर के हाथ में 1034 में एग्जेम्प्ट होगा। तो वो पुराने वाला लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। सो ये ध्यान रखना। तो इसमें लिखा है एज पर सेक्शन 8, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। एनी डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222A, B, C, D shall be deemed to be the income of the previous year in which it is so distributed or paid by the company. Any final dividend declared by the company shall be deemed to be the income of the previous year in which it is so declared at the AGM. बट इंटरिम डिविडेंड कब टैक्सेबल होगा, तो जब वो रिसीव होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंस, तो ये इसमें आपको क्या पढ़ना है सिर्फ, तो इसमें ये पढ़ना है कि जो अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंस है वो 20% ऑफ जो आपकी क्या होगी दोस्तों, तो 20% ऑफ डिविडेंड इनकम होगी, उसका हम आपको डिडक्शन दे सकते हैं। उसके अलावा के बाकी के कोई एक्सपेंसेस का हम आपको डिडक्शन नहीं दे सकते, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन देखिए, इसमें लिखा हुआ है मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड in shares and received the dividend during the year at a various dates as under, ओके। तो आप देख सकते हो 27/6 को मिला है डिविडेंड उनको, ठीक है। कौन सा स्क्रिप है, गेल, नेचर ऑफ डिविडेंड फाइनल है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड क्या है 1,75,000। फिर 25/8 को मिला, फिर 12/9 को मिला, 15/9 को मिला, 27/11 को मिला, ठीक है। एंड 2 फरवरी 2021 को मिला एनटीपीसी से नेचर ऑफ डिविडेंड। पहले ऊपर के जो 4 है BHEL, ONGC, TCS एंड गेल, उसका फाइनल है। सिप्ला एंड एनटीपीसी का जो है वो इंटरिम डिविडेंड है, ठीक है। तो वो जब रिसीव होगा तब टैक्सेबल होगा। टू अर्न द डिविडेंड इनकम मिस्टर एक्स स्पेंड ₹67,000 एज ए इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड टुवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर। ही ऑल्सो इंकर्ड ₹1 lakh एज अ कलेक्शन चार्जेस ऑफ डिविडेंड। मिस्टर एक्स ऑल्सो अर्न द फॉलोइंग इनकम्स, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस लोकेटेड इन साउथ दिल्ली, तो ये रेंटल इनकम है, तो ये तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। अदर सोर्सेज के बिजनेस इनकम आपको दे रखी है, कंप्यूट करके दे रखी है 3,60,000 एंड कंप्यूट द टोटल टैक्स पेएबल बाय हिम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो ये जो दिल्ली वाला प्रॉपर्टी है उसका तो GEV आपको दे रखा है 6 लाख, उसका 30% क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा। हम बात करते हैं सिर्फ डिविडेंड वाले पे, तो आपको इन सब डिविडेंड का टोटल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें सब डिविडेंड का टोटल अगर आप करोगे, ओके। सो यहाँ पे इन सब का आपको टोटल करना है, ठीक है। टोटल करने के बाद उसका 20% करना है, उतना मैक्सिमम डिडक्शन आपको हम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने एक्चुअल में कितना डिविडेंड के ऊपर इंटरेस्ट पे, मतलब वो डिविडेंड की इनकम को अर्न करने के लिए इंटरेस्ट आपने कितना एक्चुअल में पे किया है 67,000, तो उतना हम आपको माइनस कर देंगे। तो जो भी टोटल आया उसमें से वो 67,000 माइनस कर देना, ठीक है। तो वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम मिल जाएगी। तो डिविडेंड इनकम 10,31,000 है, ऐसा यहाँ पे नीचे नोट में लिखा हुआ है। टोटल सबका कितना आ रहा है 10,31,000, उसमें से आपको क्या करना है, वो जो एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम है उसी को माइनस करना है, क्योंकि वो 20% से ज़्यादा नहीं है। अगर वो ज़्यादा होती तो फिर उस केस में हम वो 20% वाला देते, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। फिर ये ATM आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सो इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, सो इसको आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80M, इफ़ द कंपनी रिसीविंग अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ क्या लिखा हुआ है, रिटर्न। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया, उसमें डिविडेंड डिक्लेयर 12 अगस्त को किया था, बट डिस्ट्रीब्यूट कब किया था, तो वो डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने किया था 30 सितंबर। बट करंट मंथ की, मतलब करंट ईयर की जो ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो उस केस में उन्होंने डिविडेंड 1 month प्रायर ही पे किया है। तो आप ऐसा मत समझना कि 30 सितंबर इज़ अ ड्यू डेट, तो सर आपने ATM का डिडक्शन क्यों दे दिया, बिकॉज उसके अंदर एक्सटेंशन गवर्नमेंट ने दे रखा है, वो हम 139 के अंदर दिया हुआ है कि कौन सा ड्यू डेट अभी हमें कंसिडर करना है। बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली ड्यू डेट कौन सा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 30 सितंबर होता है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना।
सो सिर्फ डिविडेंड डिक्लेयर करने से आपको एटीएम का डिडक्शन नहीं मिलेगा, एटीएम का डिडक्शन लेने के लिए आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। तो नीचे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, देखिएगा सब लोग। टू इलस्ट्रेट लेट अस से डोमेस्टिक कंपनी अ प्राइवेट लिमिटेड received a dividend of rupees 1 crore from another domestic company X private limited for the year ended 31st March. A private limited has incurred the interest expense of rupees 30 lakhs. तो 1 करोड़ डिविडेंड मिला, 30 लाख रुपीज़ का आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, तो 30 लाख रुपीज़ का डिडक्शन नहीं मिलेगा। 1 करोड़ का 20%, मतलब आपको 20 लाख रुपीज़ का मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। Towards the borrowed fund for the purpose of investing in the shares of X Limited, let us say that A Limited also declare and distribute a dividend of rupees 90 lakh to its shareholder on or before 30th September 2021। ठीक है, तो अभी इस केस में क्या होगा, ध्यान रखिएगा। एक तो आपका डिविडेंड 1 करोड़ है, उसमें से 20 लाख रुपीज़ का ही डिडक्शन मिलेगा, तो 80 लाख रुपए टैक्सेबल होगा। उसमें से भी आपने 90 लाख रुपए तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो हम डिडक्शन 90 लाख रुपए नहीं दे सकते। आपको भी पता है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A मीन्स डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम आपकी टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इस केस में आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, 80 लैक्स का ही मिलेगा। ओके, फिर फ्रेंड्स मैंने आपको सेक्शन 115 BBD बताया, तो सेक्शन 115 BBD में आपको क्या बताया गया था कि जब भी आपको स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से डिविडेंड रिसीव होता है तो उस केस में 15% का आपको बेनिफिट मिलेगा। बट वो 15% का बेनिफिट लेने के लिए कोई भी कंसेशनल मतलब रेट लेते हो तो उसके लिए कोई भी डिडक्शन हम आपको देंगे नहीं। ओके, तो ये ध्यान रखना। तो ये 15% विदाउट डिडक्शन वाला रेट है। ओके, तो अगर ये रेट चाहिए तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, तो 115 BBD में आप लोग डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते। हावेवर आप डिडक्शन ATM का ज़रूर क्लेम कर सकते हो, ठीक है ना। बट वो जो एक्सपेंस वाला डिडक्शन है, ठीक है, तो वो आप क्लेम नहीं कर सकते हो। लाइक इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया या कलेक्शन चार्जेस हो गया, तो वो सब कुछ आप नहीं क्लेम करोगे। ATM का हम आपको क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे। अंडरस्टूड, सो ये ध्यान रखना। फिर नीचे एक आपको और इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस इलस्ट्रेशन के अंदर। ओके, सो इलस्ट्रेशन देखिए आप लोग। होल्डिंग कंपनी H लिमिटेड होल्ड्स 100% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ये S1 है, ठीक है। ओके, S1 है वो। फिर कंपनी S1 होल्ड्स 50% शेयर्स ऑफ S2, कंपनी S2 होल्ड्स 35% शेयर्स ऑफ कंपनी S3, कंपनी S3 होल्ड्स 35% शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी कॉल्ड F4, तो F4 फॉरेन कंपनी हो गया। Assume that no interest expense has been incurred by any of the company. In all cases, the dividend have been distributed on or before 30th September 2021। ठीक है, मतलब ये सारे के सारे जो भी क्या है डिविडेंड है ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अभी इसमें देखिएगा सब लोग, F4 ने पहले डिविडेंड डिक्लेयर किया है। कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया, 1100। ठीक है, किसको डिक्लेयर किया है, तो S3 को, क्योंकि S3 के पास F4 के 35% शेयर्स हैं, तो F4 ने S3 को दिया 1100। ठीक है, उसके बाद ध्यान से समझना, तो फॉरेन कंपनी को तो ATM का डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ATM का डिडक्शन तो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी को मिलता है। ओके, तो उसके अंदर ATM का डिडक्शन उनको नहीं मिलेगा। अभी हम बात करते हैं S3 ने आगे डिस्ट्रीब्यूट किया S2 को, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, 800। तो अभी S3 को मिला था कितना, S3 को फॉरेन कंपनी से 1100 मिला और उसने आगे कितना पास ऑन किया, 800। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1100 में से 800 माइनस करेंगे तो 300 रुपीज़ के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। किसको, S3 को। और वो भी कौन से सेक्शन में, नॉर्मल सेक्शन में नहीं, 115 BBD के अंदर। क्यों, क्योंकि देखो S3 के पास F4 के कितने परसेंट शेयर्स हैं, 35% है, मतलब 26% से ज़्यादा है। तो उस केस में वो जो नॉर्मल टैक्स रेट होगा वो नहीं, BBD वाला एप्लीकेबल होगा। तो हम उस केस में कितना ले लेंगे, 15%। आगे देखो, S3 ने S2 को कितना दिया, 800। अभी S2 की बात करते हैं, तो S2 ने आगे S1 को कितना दिया, 700 दिया। देखो ये रहा, यहाँ पे 700 दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको मिला था कितना, S3 से 800, उसने दिया कितना, 700। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ आपको 100 रुपीज़ का ही क्या मिलेगा, मतलब 700 का डिडक्शन मिलेगा, तो 100 रुपीज़ पे आपको टैक्स पे करना है।
इसमें तो 115 बीपीडी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि फॉरेन कंपनी है नहीं है। अभी हम बात करते हैं S2 ने S1 को दिया, अभी S1 ने आगे होल्डिंग कंपनी को कितना दिया, तो उसने दिया 600, तो उसको मिला 700, उसने आगे दिया 600, तो 700 माइनस 600, तो 100 के ऊपर क्या पे करना है, टैक्स पे करना है, किसको, तो वो पे करना है S1 को। अभी होल्डिंग कंपनी को कितना मिला 600, तो होल्डिंग कंपनी ने आगे 500 दिया, ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी को कितना पे करना है 600 माइनस 500, तो उसको होल्डिंग कंपनी को 100 पे टैक्स पे करना है। ओके, तो पब्लिक को कितना मिला, तो पब्लिक को 500 मिला, तो पब्लिक 500 पे क्या करेगी, टैक्स पे करेगी एट द रेट एप्लीकेबल टू देम, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड होगा तो उसका एडजस्टमेंट हम इस तरह से करेंगे। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ पेज नंबर 86 पे आ जाइएगा। ओके, देखिए उसके बाद देखिएगा हमने जो डिस्कस किया कि टीडीएस का जो प्रोविज़न है इन केस ऑफ डिविडेंड, ठीक है। सो डीम्ड डिविडेंड ये वाला पार्ट देखिए, तो डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 EBCDE इज ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर टेकिंग द बेनिफिट अंडर सेक्शन 80M। मतलब जो डीम्ड डिविडेंड होगा उसका भी आप क्या ले सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो। डिविडेंड ऑन बोथ प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स शेल भी क्या लिखा हुआ है, कंसिडर्ड। टीडीएस ऑन डिविडेंड तो आपको बताया कि 10% टीडीएस क्या करना है, आपको क्या करना है, डिडक्ट करना है। इंडिविजुअल के केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है अप टू 5000 रुपीज़ तक, मतलब 5000 से ज़्यादा होगा तो डिडक्ट करना है। रेट मैंने आपको बता दिया 7.5% एप्लीकेबल होगा अगर डिविडेंड 14 मई से अगर हमने क्या किया है, बाद में हमने डिक्लेयर किया है तो। उसके बाद डिविडेंड एग्जेम्प्ट अंडर एनी अदर सेक्शन विल कंटिन्यू टू बी एग्जेम्प्ट। मतलब क्या होता है कि लाइक चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, तो चैरिटेबल ट्रस्ट को जो भी डिविडेंड वो लोग क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, या तो फिर उनको जो डिविडेंड क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी एग्जेम्पशन दे रखा है। तो ये जो डिविडेंड का टैक्स इंसिडेंस था उसको शिफ्ट किया गया है, डिविडेंड एग्जेम्प्ट नहीं हुआ है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पहले कंपनी पे करती थी, उसको शिफ्ट करके अभी शेयर होल्डर के हाथ में उसको टैक्सेबल कर दिया है, ठीक है। तो जो एग्जम्पशन पहले मिलता था वो एग्जम्पशन अभी मिलता रहेगा, सिर्फ 1034 और 1035 में जो एग्जम्पशन मिलता था उसको हमने क्या किया हुआ है, विड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ओके, फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट ये लिखा हुआ है इज एग्जेम्प्ट इन इट्स हैंड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 11 एंड 12। डिविडेंड इनकम रिसीव्ड बाय म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। तो म्यूचुअल फंड में तो क्या होता है कि सेक्शन 10 क्लॉज 23D के अंदर म्यूचुअल फंड यूनिट्स, म्यूचुअल फंड को जो डिविडेंड मिला होगा वो उनके हाथ में एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि वो आगे किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो टू यूनिट होल्डर को। तो यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले एक सेक्शन हुआ करता था 115R, तो यूनिट होल्डर के हाथ में भी 1035 के अंदर एग्जेम्प्ट होता था, बट 115R निकल गया और 1035 भी निकल गया, तो अभी किसके हाथ में टैक्स लगेगा, यूनिट होल्डर के हाथ में। सेट ऑफ बिजनेस लॉस अगेंस्ट डिविडेंड इनकम फ्रॉम शेयर्स हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड। तो जब ये सेशन हमने स्टार्ट किया तभी मैंने बताया था कि जो भी डिविडेंड इनकम आपको मिलता है वो असेस्ड होता है सेक्शन 56 के अंदर, लेकिन द नेचर ऑफ द डिविडेंड जो है ना दोस्तों, नेचर ऑफ डिविडेंड वो कौन सा है आपका, तो वो है अदर सोर्सेज, मतलब बिजनेस का, अदर सोर्सेज का नहीं है। तो अगर आपके पास कोई बिजनेस लॉस है विच इज़, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिसको सेट ऑफ करना बाकी है, तो यू कैन सेट ऑफ अगेंस्ट द बिजनेस, सॉरी प्रॉफिट, और जो इनकम आपको कहाँ से हुई है, डिविडेंड में से हुई है, उसके सामने आप सेट ऑफ कर सकते हो। बट मेक श्योर कि दैट पर्टिकुलर शेयर्स किस फॉर्म में हेल्ड किए होने चाहिए, एज अ स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखा है इवन वेयर द शेयर्स हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड द डिविडेंड इनकम ऑन सच शेयर्स शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम other sources. However, for the purpose of set off or carry forward of business loss, dividend income shall be deemed to be the income under the head PGBP. This was held in case of the Western State Trading Company Private Limited. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, बहुत पुराना है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। सो यहाँ पे लिखा है एक इलस्ट्रेशन के जरिए, लेट अस से मिस्टर ए होल्ड शेयर्स एज अ स्टॉक इन ट्रेड एंड ही हैज़ अर्न द डिविडेंड इनकम ऑफ ₹1 crore 10 lakhs in assessment year 21-22. he also brought forward business loss. अभी brought forward business loss होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम के सामने सेट ऑफ होता है, बट brought forward business loss है कितना, 9 लाख रुपीज़ है, ठीक है।
which can be carried forward up to 25-26 and can be set off against PGBP income only. Dividend income is taxable under the head income from other sources. तो हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है ये मुझे 10 लाख जैसा लग रहा है, ये 1 करोड़ 10 लाख नहीं होगा क्योंकि नीचे सॉल्यूशन में 10 लाख दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए सो आप इसको 1 करोड़ नहीं है, ये 1 करोड़ 10 लाख नहीं है, 10 लाख ही है सिर्फ। ओके, सो ध्यान रखना। फिर यहाँ पे दिया हुआ टैक्सेशन ऑफ अ डिविडेंड इनकम इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट एंड फॉरेन कंपनी। तो सेक्शन 115A के अंदर उनको 20% टैक्स पे करना पड़ता है, एज वेल एज TDS का रेट भी सेक्शन 195 के अंदर 20% दे रखा है। ओके, ट्रांजिशनल प्रोविज़न आप एक बार देख लेना, वो मैंने आपको बता दिया कि ट्रांजिशनल प्रोविज़न का भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो मान लो कि कोई डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 31 मार्च 2020 से पहले, तो उसके ऊपर तो वो पुराना वाला प्रोविज़न ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सेक्शन 115 BBD, तो ये क्या बताया, तो अगर आपके पास स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से डिविडेंड रिसीव हुआ है तो इन दैट केस आपको 15% टैक्स क्या करना है, पे करना है, ठीक है। और इसमें कोई भी डिडक्शन आपको मिलेगा नहीं। तो मैं पढ़ता हूँ, देखिए, वेयर द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी बीइंग एन इंडियन कंपनी इंक्लूड्स एनी इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड बाय स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी, the income tax payable shall be the aggregate, okay, the amount of income tax calculated on the income by way of such dividend at the rate of 15%, the amount of income tax which the assessee would have been chargeable had its total income been reduced by the aforesaid income by way of dividend। मतलब आपकी जो टोटल इनकम है उस टोटल इनकम में से ये जो स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से जो आपको डिविडेंड मिला है वो माइनस कर देना है, और बाकी का जो बैलेंस बचेगा वो बाकी के बैलेंस के ऊपर आपको नॉर्मल टैक्स रेट लगाना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये लिखा है कि कोई भी एक्सपेंस का रिडक्शन हम आपको नहीं देंगे, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। इन दिस सेक्शन, ध्यान से सुनना, इन दिस सेक्शन डिविडेंड शैल हैव द सेम मीनिंग एज डिविडेंड बट अदर देन 222E। ओके, स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी का क्या मतलब होता है दोस्तों, जिस भी इंडियन कंपनी के पास उस फॉरेन कंपनी के 26% या फिर उससे ज़्यादा शेयर्स होंगे उसको हम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी बोलेंगे, ठीक है। सो ये एनालिसिस आप खुद पढ़ सकते हो, तो इसको मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेंड्स, आप पढ़ सकते हो उसको बिल्कुल से। तो कुछ कंडीशंस हैं वो मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ। देखो, फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। तो बेनिफिट ऑफ सेक्शन 115 BBD इज अवेलेबल ओनली टू द इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी मस्ट होल्ड एटलीस्ट 26% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ अ फॉरेन कंपनी। डिविडेंड रिसीव्ड अंडर सेक्शन 222E शैल नॉट बी कवर्ड, वो नहीं कवर्ड होगा। नो अदर एक्सपेंस, तो कोई एक्सपेंस आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। नाउ मतलब क्या होता है, अगर कंपनी ने, मतलब मान लो कि कोई फॉरेन कंपनी ने, ध्यान से सुनना, कोई फॉरेन कंपनी ने किसी इंडियन कंपनी को क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सब लोगों को पता है कि सेक्शन 222E के अंदर क्या होता है कि अगर आप अपने ऐसे कोई बेनिफिशियल शेयर होल्डर को लोन देते हो तो सेक्शन 222E के अंदर टैक्स लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी को क्या दिया होगा, लोन दिया होगा, तो उस केस में सेक्शन 222E एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब डिम डिविडेंड एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है 100% सब्सिडरी कंपनी बी लिमिटेड इन साइप्रस अ टैक्स हेवन अर्न्स 10 करोड़, उन्होंने 10 करोड़ कमाए, गिव्स अ डिविडेंड ऑफ ₹10 करोड़ टू इंडियन कंपनी, तो ये टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 15%। However, 100% subsidiary company B Limited in Cyprus, a tax haven, earns 10 crore, gives a loan of 10 crore to Indian company, means Indian holding company A Limited. Following shall be the implication. ठीक है, लेकिन क्या लिखा है, तो 10 करोड़ शैल बी डीम्ड डिविडेंड होगा, लेकिन 115 BBD होगा, तो सेक्शन 115 BBD इज नॉट अट्रैक्टेड सिंस इट इज नॉट एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 222E। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में ये जो सेक्शन 222E होगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो जो नॉर्मल टैक्स रेट होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा, नॉर्मल टैक्स रेट होगा वो एप्लीकेबल होगा।
तो नॉर्मल टैक्स रेट कितना होगा, तो कंपनी के ऊपर 30% टैक्स लगेगा, ठीक है, 30% टैक्स हमें इसके अंदर लगाना पड़ेगा। अंडरस्टूड, क्लियर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, सच डिविडेंड शैल बी टैक्सेबल नॉर्मली इन द हैंड्स ऑफ ए लिमिटेड 30% प्लस 12% प्लस 4%। ये अजम्पशन किया हुआ है, अज्यूमिंग दैट कंपनी डज नॉट फॉल अंडर 115 BAA एंड BAB, मतलब वो जो 22% और 15% वाला रेट है उसमें वो एप्लीकेबल नहीं होता। ओके, तो ये ध्यान रखें। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो इसी के साथ डिविडेंड वाला पार्ट कंप्लीट होता है। डिविडेंड ऑन म्यूचुअल फंड वाला बाकी है, पर डिविडेंड ऑन शेयर्स वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। सो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो अभी जो डिविडेंड होगा वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, शेयर होल्डर के हाथ में। और सेक्शन 80M का वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंडिविजुअल के अंदर वो जो सरचार्ज का कैलकुलेशन था दोस्तों, तो सरचार्ज के कैलकुलेशन में ध्यान रखना कि अगर डिविडेंड इनकम होगा आपके टोटल इनकम के अंदर, तो फिर उस केस में मैक्सिमम सरचार्ज का रेट कितना लगेगा, 15%। अगर ज़्यादा लग रहा होगा तो 15, अगर 15 लग रहा है तो 15, अगर 10% लग रहा है तो 10%, ठीक है। तो जो भी रेट एप्लीकेबल होता है वो रेट हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, टैक्सेशन ऑफ इनकम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। सो अभी देखो, जो म्यूचुअल फंड की जो इनकम होती है, ठीक है, वो तो एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 23D के अंदर क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, तो उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। हावेवर जब वो म्यूचुअल फंड कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो पहले के टाइम पे सेक्शन 115R, कौन सा, सेक्शन 115R के अंदर टैक्स लगता था, बट अभी वो क्या हो चुका है, एबॉलिश्ड हो चुका है। तो अभी टैक्स किसको पे करना पड़ेगा, तो जो म्यूचुअल फंड का यूनिट होल्डर होगा उसको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। एज वेल एज 194K करके एक सेक्शन है, उसमें TDS भी क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो देखिएगा, टैक्सेशन ऑफ इनकम ऑन यूनिट्स। सो ये जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं तो उनकी तो जो सारी इनकम होती है वो एग्जेम्पशन में चली जाती है सेक्शन 10 क्लॉज 23D के अंदर। तो इसमें लिखा हुआ है ऑल इनकम्स ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। उसके बाद लिखा है एग्जेम्पशन ऑफ ऑल इनकम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर इन द स्पेसिफाइड कंपनी। तो पहले म्यूचुअल फंड का अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो जो सेटअप हुआ था अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, फिर RBI के अंडर में था, फिर RBI ने IDBI बैंक को दे दिया, ठीक है, एंड देन बाद में LIC, GIC और बाकी के जो भी बैंकिंग कंपनी थे उनके इंटरवेंशन से उसको बढ़ाया गया म्यूचुअल फंड को, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर को भी उनके अंदर एंट्री का मौका मिला, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो अभी आपने काफ़ी सारी एड्स भी देखी होगी, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। तो इनका काम क्या होता है वो तो आप ऑलरेडी FM सब्जेक्ट में पढ़ के आए होंगे, बट इसकी टैक्सेबिलिटी की बात करें कि म्यूचुअल फंड के अंदर जैसे जो डिविडेंड मिलता है म्यूचुअल फंड होल्डर, मतलब म्यूचुअल फंड का जो यूनिट होल्डर है उसको, तो वो उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। पहले क्या होता था 115R के अंदर एग्जेम्पशन, मतलब जो म्यूचुअल फंड वाला है उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता था, तो वो शेयर होल्डर के हाथ में, मतलब यूनिट होल्डर के हाथ में, सॉरी, वो एग्जेम्प्ट हो जाता था अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 35 के अंदर। ओके, बट अभी वो 115R भी निकल गया है, लाइक 115O जैसे था, अभी 1035 भी निकल चुका है, ठीक है। बट एक सेक्शन उन्होंने और एड ऑन किया है 194K, जिसके अंदर TDS आपको डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 10%, उसमें भी 7.5% इफेक्टिव टैक्स रेट रहेगा। अगर आप इंडिविजुअल को दे रहे हो डिविडेंड तो उस केस में 5,000 रुपये तक अगर डिविडेंड होगा तो कोई भी TDS आपको डिडक्ट करना नहीं है, बस इतना ही सेक्शन है, तो ये ध्यान रखना। सो एग्जेम्पशन ऑफ ऑल इनकम ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, उसका आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एग्जेम्पशन ऑफ ऑल इनकम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल एज द स्पेसिफाइड कंपनी। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हुआ करता था पहले, फिर उसके दो पार्ट हुए, एडमिनिस्ट्रेटर एंड द स्पेसिफाइड कंपनी। अभी एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है जो एडमिनिस्ट्रेट करता है ये पूरे मतलब रेगुलेशन को, ठीक है। ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड जो भी एसोसिएशन है, ठीक है, वो उसको रेगुलेट करता है। तो ऑल इनकम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्पेसिफाइड कंपनी आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स बाय वर्च्यू ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 2002 प्रोविजो टू सेक्शन 57। तो वो जो प्रोविजो हमने इंटरेस्ट वाला देखा ना, डिविडेंड के अंदर मैक्सिमम आपको 20% इंटरेस्ट एक्सपेंस का रिडक्शन मिल सकता है, तो वो सेम टू सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है।
तो यहाँ पे लिखा है प्रोवाइडेड दैट नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फ्रॉम द डिविडेंड इनकम और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 23D और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स फ्रॉम अ स्पेसिफाइड कंपनी डिफाइन इन द एक्सप्लेनेशन 10 क्लॉज 35 अदर देन द डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम का आपको डिडक्शन मिलेगा। तो सेम टू सेम है, जो वहाँ था वो यहाँ पे है, तो कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। फिर आपको दिया हुआ है सेक्शन 194K। तो 194K वो TDS इंट्रोड्यूस किया गया। तो 194 तो पहले भी था, डिविडेंड वाला जो TDS वो पहले भी था, बट वो इतना एप्लीकेबल नहीं था सब डिविडेंड के ऊपर। बट बाद में जैसे ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एबॉलिश हुआ तो 194 जो था, तो उसके अंदर जो TDS का रेट था 10% वो उन्होंने सबके ऊपर लगा दिया। तो जो भी डिविडेंड आपको मिलता है उसमें 10% TDS डिडक्ट होके ही आएगा, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें लिखा है एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेसिडेंट एनी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड specified under clause 23D of section 10 unit from the administrator of the specified undertaking or units from the specified company shall at the time of credit of such income to the account of the payee at the time of payment thereof by any mode whichever is earlier deduct the income tax thereon at the rate of 10%. कितना 10% and 7.5% where the amount is paid or credited during, तो वो जो पेड और क्रेडिटेड ड्यूरिंग अगर इस पीरियड में हुआ होगा तो 7.5% लेना है। ओके, तो वो आप देख सकते हो 14 मई से डेट दे रखा है 31 मार्च तक। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई जब आप पेमेंट इंडिविजुअल को करते हो और पेमेंट 5,000 रुपये तक का होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सेम टू सेम लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको एनालिसिस समझाया हुआ है। ठीक है, सो एनालिसिस ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू द टैक्सेशन ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन यूनिट्स, तो इसको आप एक बार देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, 115R उन्होंने क्या कर दिया है, एबॉलिश कर दिया है। ठीक है दोस्तों, सो इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टूड। और जब TDS है वो आपको तभी डिडक्ट करना है जब सामने वाले के लिए जो इनकम होती है वो कैपिटल गेन नेचर की, मतलब वो इन्वेस्टमेंट नेचर की होती है। ठीक है, सो यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो ये डिविडेंड वाला पॉइंट हमारा ख़त्म होता है। तो इस सेशन में हम यहाँ तक रखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ठीक है, तो हम जो PGBP के अमेंडमेंट्स हैं उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो मैंने जैसा कि आपको बताया कि काफ़ी अमेंडमेंट्स हैं इस बार। ठीक है, तो अमेंडमेंट में से ही आपका 25 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे, लेक्चर नंबर 2, ओके, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे PGBP के जो अमेंडमेंट्स हैं, उसमें भी काफ़ी अमेंडमेंट्स हुए हैं, एज वेल एज जो असेसमेंट प्रोसीजर में अमेंडमेंट्स हुए। ठीक है, सो 1 बाय 1 आपको ये सेशन क्या करते जाना है, कंप्लीट करते जाना है। ठीक है, डिविडेंड वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया, उसकी क्या इम्पैक्ट होगी टैक्स लायबिलिटी के कैलकुलेशन के ऊपर। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। मेक श्योर कि वो सरचार्ज वाला पॉइंट क्लियर होना चाहिए और सेक्शन 80M वाला क्लियर होना चाहिए और TDS की जो ऑब्लिगेशन है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आप इतना क्लियर कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में या तो वो पूरा क्वेश्चन पूछेंगे या फिर आपको MCQ में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं पूछा तो MCQ में तो ज़रूर वो लोग आपको पूछेंगे। ठीक है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि जो असेसमेंट ऑफ कंपनी का क्वेश्चन होगा तो असेसमेंट ऑफ कंपनी के क्वेश्चन में ये पॉइंट आपको सेक्शन 80M का कहीं मिक्स करके दिया हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, और कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, सो यहाँ तक रखते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एवरीवन।